नमस्कार, मैं वैद्य संदीप राणे आप सभी का वैद्य मित्रम परिवार में स्वागत करता हूं। सबसे पहले आदरणीय सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। जैसा कि पता है, वैद्य मित्रम विशेषकर आयुर्वेद के चिकित्सकों का एक ऐसा समूह है जिसका उद्देश्य आयुर्वेद के प्रत्येक चिकित्सकों को आयुर्वेद के विशेषज्ञों के द्वारा लाभान्वित करना है, जिससे आयुर्वेद चिकित्सा व्यवसाय में बिना भय के सम्मिलित हो सके। वैद्य मित्रम के प्रायोजक वाव एसोसिएशन और अर्पण आयुर्वेद है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम प्रारंभ किया। जैसा कि आपको पता है कि कल हमारे आदरणीय गुरुजी डॉक्टर नीरज व्यास सर का बहुत ही सुंदर और विस्तृत त्वचा विकारों पे एक व्याख्यान हुआ है, जिसे सभी ने बहुत ही पसंद किया है। और कुछ सर के लिए कुछ ऐसे प्रश्न आए हैं। ऐसे प्रश्न तो बहुत सारे हैं, तो उन प्रश्नों का उत्तर आज सर सभी को देंगे। उसके लिए मैं आदरणीय डॉक्टर नीरज व्यास सर को आमंत्रित करता हूं कि वो मुझे प्रश्न पूछने की आज्ञा दें। बिल्कुल संदीप, मैं तैयार हूं आपके सारे प्रश्नों को लेने के लिए। हमारी जितनी भी ऑडियंसेस हैं, जितने श्रोता दर्शक हैं, जो विद्यार्थी हैं, उन्होंने जो प्रश्न पूछे हैं, मैं प्रयास करूंगा अपने लेवल पे उन्हें संतुष्ट करने में मैं कितना सफल होता हूं, देखते हैं। उनके प्रश्न आप प्रारंभ कीजिए एक एक करके, और मैं कोशिश करता हूं कि मैं उनका बराबर जवाब दे पाऊं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज सर। सबसे पहला क्वेश्चन सर है डॉक्टर बाला साहेब धर्माधिकारी जी का, जो औरंगाबाद से हैं। इनका प्रश्न है, प्लीज एक्सप्लेन लॉजिक टू चूज लीच एंड घृत इन बर्न केस। जी, वो बर्न केस का जो मैंने एक फोटो दिखाया था यहाँ पर, बच्ची का, 4 साल की बच्ची का, उसमें ये प्रश्न बड़ा अच्छा है कि इसमें लीच और घृत लेपन का क्यों प्रयोग किया गया। उसका कारण यह है कि इसका हम हेतु जब देखते हैं तो हेतु क्या है, अग्निदग्ध हुआ है उसको। अग्निदग्ध हुआ है मतलब हेतु जो है वो पित्त की तरफ जाता है, जो पित्त की वृद्धि करने वाला है। प्रत्यक्ष अग्निदग्ध है वो। उसमें जब अग्नि से दग्ध हुआ, पित्त वृद्धि हुई, और पित्त वृद्धि के बाद में साथ साथ वात वृद्धि होती है। इस कारण से वात पित्त का शमन करना आवश्यक है। वैसे भी घृत जो है वो पित्त का भी शमन करता है, श्रेष्ठ पित्त शामक है, और साथ साथ वायु का भी शमन करता है, दाह को कम करने वाला है ना, और रसायन भी है ये साथ साथ। तो त्वचा पर इसका बड़ा अच्छा कार्य होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर घृत का प्रयोग करवाया उसको लगाने के लिए। गौ घृत का विशेष, घृत की जब भी बात हम आयुर्वेद में करते हैं तो गो घृत ग्रहण करना चाहिए, देशी गाय का घी। और रही बात जलव का अवचरण की, तो वह भी इसीलिए क्योंकि शास्त्र में वात पित्त कफ की दृष्टि में बताया है, जहां जहां हमें रक्त निर्हरण करना होता है स्थानिक, वहां पित्त की दृष्टि जब होती है तब हमें जलव का अवचरण करने के लिए निर्देशित किया हुआ है। अब यहाँ हेतु पित्त से साधर्म्य में रखता है, इसलिए मैंने यहाँ पर जलव का अवचरण का उपयोग किया है। मैं समझता हूँ संतुष्ट हो गए होंगे डॉक्टर धर्माधिकारी साहब। अगला प्रश्न लीजिए। जी सर, बहुत ही सुंदर सर आपने इसका उत्तर दिया और काफी लोग इससे संतुष्ट हुए होंगे। और धर्माधिकारी सर के साथ साथ बहुत सारे लोग जिनको ये जिस तरह की जिज्ञासा होगी, उन्हें भी काफी इससे तृप्ति हुई होगी। सर, दूसरा एक प्रश्न है डॉक्टर संजय पाटीदार उज्जैन से हैं, जिनका प्रश्न है, रस धातु और त्वक विकार के बीच क्या संबंध है, और क्या रस धातु की उपधातु स्तन्य और आर्तव दुष्टि होना त्वक विकार का हेतु हो सकता है? यदि यह हेतु हो सकता है तो पुरुषों में रस धातु की उपधातु कौन सी होगी? बहुत अच्छा प्रश्न है। इनका प्रश्न कहने को एक है, लेकिन इसमें 3 प्रश्न छुपे हुए हैं। पहला प्रश्न यह है उनका कि क्या रस धातु और त्वचा में क्या संबंध है। तो कल मैंने ये अपनी एक स्लाइड में बता दिया था कि त्वचा में रस और रक्त दोनों धातुओं का प्रमुख रूप से स्थान है। इसलिए रस धातु, आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। रस धातु जब रसक्षय के लक्षण होते हैं तो त्वचा में तुरंत लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे डिहाइड्रेशन हो गया किसी पेशेंट को, मतलब रसक्षय हुआ है। रसक्षय जैसे ही होता है, डिहाइड्रेट पेशेंट को आप देख लीजिए, उसकी त्वचा का लश्चर चला जाता है, उसका टोन चला जाता है, त्वचा में सिलवटें पड़ जाती हैं, पिचक जाती है त्वचा। आप देख लीजिए, 3rd डिग्री का अगर डिहाइड्रेटेड पेशेंट है तो आप उसकी त्वचा को अगर खींच के ऊपर पकड़ के रखा आपने, तो वो अपनी जगह पे पूर्ववत होने में समय लगाती है।
तो रस जी जी धातु जो है वो ज्यादातर उसमें जलीय अंश होता है, जल महाभूत का जी प्राधान्य है रस धातु में। जी जी इसलिए सर। रस का और त्वचा का सीधा सीधा सा संबंध है। एक प्रश्न पहला तो ये उनका हो गया। दूसरा, रस धातु के उपधातु स्तन्य और आर्तव हैं। कल जी व्याख्यान के दौरान जल्दी जल्दी में मेरे मुंह से निकल गया था रज की उपधातु जो है वो स्तन्य है। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, कभी कभी जल्दीबाजी में ऐसी गलती हो जाती है। तो वास्तव में रस कहना चाहता था मैं। तो रस धातु की उपधातु जो है वो आर्तव और स्तन्य है। लेकिन विशेषता यह है कि ये दोनों एक साथ, इन दोनों का प्रादुर्भाव नहीं होता है, क्रमशः होता है। यदि आर्तव निकल रहा है, आर्तव की प्रवृत्ति हो रही है, तो उस समय स्तन्य की प्रवृत्ति नहीं होती है ना। जी और सर। जब सगर्भावस्था आ जाती है तब आर्तव प्रवृत्ति बंद हो जाती है, और वो जो रक्त है, जो रज है, जो आर्तव स्वरूपी रक्त है, वो ऊर्ध्वगामी होकर के स्तनों की पुष्टि करता है महिलाओं में। और स्तन पुष्ट होने के बाद में जब प्रसूत अवस्था आ जाती है, तब चौथे पांचवें दिन जाकर के स्तन्य का प्रादुर्भाव होता है। तब भी आर्तव जो है वो दिखाई नहीं देता है, तब स्तन्य धातु का प्रादुर्भाव होता है, तब स्तन्य धातु बनती है। तो रस से इन दोनों धातुओं का जो है वो पुष्टि होती है और इनका निर्माण। लेकिन रही बात यह कि भाई इन धातुओं, उपधातुओं से कोई त्वचा रोग हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। इससे पहली बात तो कि आर्तव अगर क्षय हो रहा है किसी युवती में, युवा अवस्था की युवती में, जब उसका आर्तव काल चल रहा है, मतलब 12 या 13 साल की उम्र से लेकर के मीनार्ची से लेके मीनोपॉज तक, ये टर्म में यूज करूंगा तो शायद ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। मीनार्ची से लेके मीनोपॉज तक का जो ड्यूरेशन है, उसमें अगर अल्प मात्रा में आर्तव प्रवृत्ति हो रही है, तो उनमें जो आर्तव गर्भाशय को शुद्ध करता है, शरीर को शुद्ध करता है, रक्तवह स्रोतस को, रसवह स्रोतस को शुद्ध करता है, अगर वो बाहर नहीं निकलता है तो वो शरीर में ही जमा होता है मल स्वरूपी, और फिर शरीर में त्वक विकार उत्पन्न होते हैं। खास तौर से ऐसे में युवान पीटिका बहुत ज्यादा होती है, न्यक्ष, व्यंग, तिल, कालक, इस तरह के जो क्षुद्र कुष्ठ हैं उनके लक्षण हमें परिलक्षित होते हैं। और ये जी आपने सर। देखा भी होगा, कई बार ये विचर्चिका और विद्रुधि में भी परिणित हो जाता है। रही बात स्तन्य धातु की, अगर स्तन्य धातु व्यवस्थित बाहर नहीं आती है, मतलब कई महिलाओं को दूध नहीं आता है, तो उनमें स्तन विद्रुधि के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। ये बहुत कॉमन लक्षण देखने को मिलते हैं, उनमें स्तन विद्रुधि हो जाती है। इसलिए स्तन्य धातु बराबर आना भी चाहिए और उसका बच्चे को पान भी कराना चाहिए। ये एक दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न इनका यह है कि पुरुषों में इस उपधातु का निर्माण होता है या नहीं। तो पुरुषों में ये द्रष्टव्य नहीं है, क्योंकि पुरुषों में आर्तव प्रवृत्ति नहीं होती है, गर्भाशय नहीं है, तो आर्तव होने का सवाल ही नहीं उठता है। पुरुषों में स्तन्य निर्माण नहीं होता है, तो वहां इस उपधातु का निर्माण भी नहीं होगा। ये बड़े सामान्य सा उत्तर है इसका। मैं समझता हूँ कि संजय जी मेरे उत्तर से संतुष्ट होंगे। अगला प्रश्न लीजिए। बहुत बहुत ही सर, इतना अद्भुत और इतना डीप आपने समझाया कि सभी स्रोतस खुल गए हमारे। और हम बहुत सौभाग्यशाली है कि सर आपका इतना इतना आशीर्वाद मिल रहा है और इतना सर ज्ञान मिल रहा है। सभी को इसमें काफी ज्ञान प्राप्त होगा। काफी लोगों के कुछ डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे, क्योंकि क्वेश्चन सवाल एक का होता है, पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हम बना नहीं पाते, पर कोई पूछता है तो हमें बहुत सारा उससे ज्ञान मिलता है। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन सर, एक आप विसर्प के बारे में जो आपका कल का था एक बच्चे के जी लिए, जी जी उसका सर आया है कि स्तन्य रस धातु की उपधातु है। यदि जी। माता अपने शिशु को स्तन्य का पान कराती है हम्म। तो उसमें किस तरह से रक्त दूषित हो सकता है। आपने देखिए। विसर्प, सर थोड़ा जी सा जी आगे भी एक है कि आपने विसर्प का एग्जाम्पल में स्तन्य से बालक का रक्त दोष दूषित बताया था, स्तन्य से, बिल्कुल। और उसकी गर्भावस्था में उस महिला को पांडु रोग के कारण पित्त कुपित बताया था। जी सर। जी, ये पांडु जी। रोग नहीं बोला था मैंने बोला था कामला। जो ओके मुझे ओके। हिस्ट्री जी मिली थी, उस जी स्त्री जी को सगर्भावस्था में कामला व्याधि हुई थी, और जी उसका जी पूरी तरह से उपचार नहीं होने की वजह से जो पित्त जो है वो रक्त के साथ आश्रय आश्रयी भाव में रहता है, तो वो बिगड़ा हुआ दुष्ट पित्त जो है, उसी से माता के गर्भ में, गर्भाशय के अंदर बच्चे का पोषण गर्भ नाभि नाड़ी नाल के द्वारा जो होता है, उसमें रक्त, माता के रक्त से ही प्रत्यक्ष रूप से बच्चे का पोषण होता है।
तो माता जी का जी रक्त जो है वो पित्त से दूषित है, रस रक्त दोनों ही दूषित है ऐसा कहना चाहिए। उसी से बच्चे का पोषण हुआ, तो बच्चे को भी उस समय दुष्ट रक्त से पोषण होता रहा, पित्त उसके अंदर वैसे ही बढ़ गया था। अब जब बच्चा गर्भाशय से बाहर आ गया प्रसूता के बाद, तो बच्चे का पोषण स्तन्य से हुआ। अब इनका सवाल यह है कि स्तन्य जो है वो कैसे दूषित हुआ, तो इसका जवाब यह है कि स्तन्य चाहे रस धातु का उपधातु है, परंतु रक्त दुष्ट अगर पित्त से हुआ है तो वो डायरेक्ट नहीं हो जाता है कभी भी। कोई भी धातु जब धातुगत अवस्था होती है किसी दोष की, कोई दोष किसी धातु को दुष्ट करता है, तो वो पर्टिकुलर उस धातु को दुष्ट नहीं करता है, उस क्रम में उससे पहले वाली जितनी भी धातु हैं उनको दुष्ट करता है, क्रमशः चलता है। जैसे पोषण की बात हम जब करते हैं धातुओं का पोषण, तो उसमें 3 न्याय चलते हैं। एक चलता है केदारी कुल्य न्याय, दूसरा जी है बिल्कुल सर। हले कपोत न्याय और क्षीरदधि जी न्याय, जी है ना। तो यहाँ जो जब व्याधि में की बात हम करते हैं, तो यहाँ क्षीरदधि न्याय भी नहीं चलता है, ना ही खले कपोत न्याय चलता है, यहाँ पर केदारी कुल्य न्याय केदारी चलता है। कुल्य। मतलब अगर कोई दुष्ट दोष जब दुष्ट होगा तो वो सबसे पहले रस धातु को दुष्ट करेगा, उसके बाद रक्त धातु को दुष्ट करेगा, फिर क्रमशः आगे की धातुओं को दुष्ट करता चला जाएगा वो। इस तरह से क्रम चलता है। तो जहां मैं कह रहा हूं कि रक्त धातु पित्त से दुष्ट हुई है, वहां ये उस बात में निहित है कि रस धातु भी पित्त से दुष्ट हुई है। और जब रस धातु पित्त से दुष्ट हुई है तो उससे बनने वाली उपधातु जो स्तन्य धातु है, स्तन्य उपधातु है, वह भी पित्त से दुष्ट है। और ऐसा पित्त से दूषित स्तन्य धातु से बच्चे का पोषण हो रहा है, तो उस बच्चे को वो हेतु जो माँ के गर्भ में मिल रहा था वही का वही हेतु यहाँ स्तन्य के स्वरूप में मिल रहा है। मतलब पित्त वृद्धि कर भाव उसको अभी भी मिल रहा है, इसलिए विसर्प के लक्षण उसमें दिखाई दिए हैं। मुझे लगता है कि अब संतुष्ट हो गए होंगे सोलंकी जी। तो नहीं, सर बहुत बहुत पुष्पेंद्र जी है ना। जी पुष्पेंद्र जी जी, डॉक्टर जी। पुष्पेंद्र जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, इतने अच्छे जवाब आपके मिल रहे हैं कि लगता है कि आपका सेशन फिर से स्टार्ट हो जाना चाहिए। कि हम सुनने के लिए बहुत ही सभी लोग तृप्त नहीं हो पाए होंगे। सर अगला क्वेश्चन हमारा है, हमारे जूम में ही है डॉक्टर सतीश अग्रवाल सर। जी, मेरे भी उनका एक अभिन्न क्वेश्चन मित्र है। हैं ये। जी जी सर जी सर 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 जी। तो सर खुद ही पूछेंगे। मैं सर से निवेदन करता हूँ कि सर अपना प्रश्न सर के सामने रखें। सतीश अग्रवाल सर। जी नमस्ते नीरज सर। सर नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। कल का आपका लेक्चर वाकई बहुत अच्छा था। जी धन्यवाद। एक हमारी छोटी सी शंका थी और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप उसका समाधान करेंगे। जी बेसिकली कुष्ठ रोग में जी वात प्रकोप के संदर्भ में संशोधन के अंतर्गत बस्ती को शास्त्र में प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई है, वो एक मेरी शंका है, जो मैं समझता हूँ बखूबी उसका निराकरण कर देंगे। सर प्रश्न बड़ा अच्छा है। आप जितनी ग्रेविटी रखते हैं आपके प्रश्न में भी उतनी ही ग्रेविटी है, उतना गंभीर प्रश्न है ये। थोड़ा आपकी आवाज इंटरप्ट हो रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है बराबर? हाँ जी सर, आ रही है आ रही है। जी जी। आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है, गंभीर प्रश्न है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां आपने संशोधन शब्द वापरा है, वहां मैं सबसे पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि वात पित्त और कफ के संदर्भ में लोगों को बहुत सारे कुछ कुछ डाउट्स रहते हैं। चिकित्सा के उपक्रम 2 तरह से बताए हुए हैं आचार्यों ने। एक है संतर्पण चिकित्सा और दूसरी है अपतर्पण चिकित्सा। हम जितनी भी चिकित्सा करते हैं, किसी भी रोग की करते हैं, वो इन्हीं दोनों के में से किसी एक को चुनकर करते हैं, है ना। अगर संतर्पण जन्य व्याधि है तो हम अपतर्पण देते हैं, और अपतर्पण जन्य व्याधि है तो हम संतर्पण देते हैं, ठीक है। अब जब ये बात हुई संतर्पण जन्य व्याधि, मतलब क्या? संतर्पण जन्य व्याधि मतलब या तो क्लेद बढ़ा होगा या तो पित्त बढ़ा होगा। अगर वायु बढ़ा हुआ है तो वो संतर्पण जन्य व्याधि नहीं है, वो अपतर्पण जन्य व्याधि है। देखिए दोष तीनों है, लेकिन 3 में से 2 की वृद्धि से संतर्पण जन्य व्याधि होगी और 1 की वृद्धि से अपतर्पण जन्य व्याधि होगी। इज दैट क्लियर? तो रही बात यहाँ पर, अगर संतर्पण जन्य व्याधि है तो हमें लंघन कराना है या अपतर्पण कराना है। तो अपतर्पण कराने के लिए हम लंघन के कई प्रकार हैं। अगर पंचकर्म में बात करें तो वमन अथवा विरेचन हम करवाते हैं। ये मुख्य 2 कर्म होते हैं जिनसे अपतर्पण कराते हैं हम लोग, है ना। जब अपतर्पण कराते हैं तो निश्चित रूप से वात वृद्धि होती है और जो पित्त या कफ बढ़ा हुआ है वो कम होता है, ठीक है। सर आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है।
ताकि हाँ, एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ कि आपका रिप्लाई क्या मिल रहा है ना। और रही बात, जी जी, और अगर अपतर्पण जन्य व्याधि हुआ है, मतलब वात वृद्धि है शरीर के अंदर, तब हम संतर्पण करते हैं और ब्रंघण चिकित्सा देते हैं, है ना। तो उस समय वमन विरेचन कराने का सवाल ही नहीं उठता है, तब हम बस्ती से चिकित्सा कर सकते हैं, या आभ्यंतर कोई भी घृतपान कराना है या बलवर्धक कोई भी औषधि हम प्रयोग करते हैं। बस्ती का प्रयोग हम संतर्पण चिकित्सा के अंतर्गत कर सकते हैं। आपका जो प्रश्न है वो विशुद्ध रूप से, जी विशुद्ध रूप से यह है कि कुष्ठ में अगर वात का प्राधान्य है, वात प्रधान कुष्ठ है या वात प्रधान चर्म रोग है, तो उसमें हम बस्ती क्यों नहीं प्राधान्यता से देते हैं। तो इसका कारण यह है कि यहाँ धातु शैथिल्य हो चुका है, पहली बात ये। दूसरा, इसमें तीनों दोष विकृत होते हैं, एक दोषज व्याधि नहीं है त्वचा रोग, कुष्ठ रोग विशेष करके, इसमें तीनों दोष विकृत हुए हैं। सिर्फ हम उसमें तरतम भाव देखते हैं कि कौन सा दोष अधिक मात्रा में बढ़ा हुआ है और कौन सा कम मात्रा में। आपका जो सवाल है वो ये है कि अगर वाताधिक्य है उसमें तरतम भाव में देखते हैं, तो तब हम बस्ती को प्रधानता से क्यों नहीं लेते हैं। उसका कारण यह है कि अगर हमने बस्ती लगाई तो बस्ती लगाने से वात का शमन करने जाएंगे, लेकिन या तो पित्त बढ़ जाएगा या तो कफ बढ़ जाएगा, तो हम वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि तीनों दोष बिगड़े हुए हैं। तो हम एक दोष को शमन करने जाएंगे, लेकिन दूसरे दो दोष जो हैं वो पहले ही क्रोधित होकर बैठे हैं, वो अपना क्रोध दिखाने लगेंगे, इसलिए यहाँ बस्ती का प्राधान्यता से प्रयोग नहीं है। और वाग्भट्टाचार्य जो हैं वो तो बड़ा अप्लाइड आयुर्वेद लिखते हैं, इसलिए उन्होंने अष्टांग हृदय में इसका कहीं भी वर्णन बस्ती का नहीं किया है कुष्ठ रोग में, क्योंकि वो अप्लाइड बात करते हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन चरकाचार्य जो हैं वो बृहद वर्णन करते हैं और वो हर तरह के वैद्य के लिए चिकित्सा लिखते हैं। जो विद्वान हैं, जो युक्ति को बड़े अच्छे से समझते हैं, उनके लिए गुंजाइश रखते हैं। तो अगर फिर उन्होंने, चरकाचार्य ने छूट दे करके ये कहा है कि अगर वैद्य युक्ति से, अपने विवेक से बस्ती का प्रयोग करना चाहता है तो बस्ती का प्रयोग करे। और उन्होंने चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 7 में 46वें और 47वें श्लोक में आस्थापन और अनुवासन बस्ती का वर्णन किया हुआ है। हाँ, बिल्कुल उल्लेख किया है, ठीक है ना। तो आस्थापन और अनुवासन बस्ती का प्रयोग यहाँ पर उन्होंने बताया है, लेकिन उन्होंने वहां जब ये बस्ती का प्रयोग लिखा है तब उन्होंने अनुवासन बस्ती लिखते समय विशेष रूप से लिखा है, पहला लिखा है उन्होंने विरेचन करवाएं, उसके बाद आस्थापन दें या निरूह बस्ती दें, फिर अनुवासन बस्ती का प्रयोग करें। लेकिन वैद्य अपनी युक्ति से, अपनी बुद्धि से इसका प्रयोग करें। मतलब अगर अति आवश्यक है, आपको लगता है कि बस्ती देना ही है, तो फिर आप अपनी युक्ति से, अपने विवेक से उसका प्रयोग करें। वाग्भट्ट साहब ने तो, ये वाग्भट्टाचार्य ने तो इस चीज को साइड में ही रख दिया, उन्होंने वर्णन ही नहीं किया है। तो मैं समझता हूँ कि आप मेरे उत्तर से संतुष्ट होंगे, या और आगे थोड़ा जी। हमेशा आपके साथ डिस्कशन करने में वैसे ही बहुत एंजॉय करता हूँ जी। और संभाषण ऐसी चीज है जिससे निश्चित रूप से जो है ज्ञानार्जन होता ही है जी। और मुझे प्रसन्नता है कि इतने समय से मेरे मन में एक शंका थी, आज उसको आपने जो है काफी क्लियर किया। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए तो आपकी साउंड शायद अच्छी आएगी, ऑडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ले सकते हैं। नेक्स्ट जी, अगर और जी कोई मैडम। क्वेश्चन है तो ले लीजिए। सर एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन तो बहुत है पर समय की अवधि को देखकर आपके सर इतने लोग और आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो मैं एक अंतिम क्वेश्चन आपके लिए सर प्रश्न लूंगा। जयेश सोलंकी जी है रीवा से जी। धातु मल का क्लिनिकल असेसमेंट कैसे करें? जी जी, ये एक्चुअली मेरे ख्याल से प्रश्न उन्होंने पहले आपको पोस्ट किया होगा, क्योंकि ये एक मेरी स्लाइड थी जिसमें मैंने रसादी धातुओं के मलों के बारे में एक श्लोक पुटअप किया था। अष्टांग हृदय शारीर स्थान अध्याय 3 का 63वां श्लोक है ये, जिसमें प्रत्येक धातु के मलों के बारे में बात कही गई थी कि जैसे रस धातु से कौन सा मल बनता है, कफ, रक्त से क्या बनता है, पित्त। इस तरह से मैंने सभी धातुओं के मलों के बारे में बात कही थी और अंत में कहा था कि शुक्र धातु से जो मल बनता है वो ओज बनता है। ये विस्तार से मैंने समझाया था, परंतु फिर भी उनकी जिज्ञासा है तो मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह की अगर बात है कि हम उनको क्लिनिकली कैसे पहचाने, तो उसका एक तरीका, हम गुणों से पहचानते हैं किसी भी चीज। हमने वात पित्त कफ को कभी नहीं देखा, लेकिन हम उनके गुणों से उनको पहचानते हैं, एग्जामिन करते हैं। ठीक है, अगर किसी ने वात पित्त कफ देखा हो तो मुझे बताइए भाई, प्रत्यक्ष देखा है कभी किसी ने? माइक्रोस्कोप में भी दिखा है कभी आपको? वात दिखी है शरीर में?
नहीं दिखी होगी। पित्त दिखा है? नहीं दिखा है। आप बाइल को अगर पित्त कह रहे हैं तो ये रॉन्ग है, या रक्त अगर आप जो ब्लड है उसको अगर आप रक्त कह रहे हैं तो वो भी रॉन्ग है। मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति ब्लड को रक्त धातु मानता है तो वो आज से अपना ये थॉट चेंज कर दे। ब्लड मीन्स रक्त धातु नहीं होता है, हड्डी मतलब अस्थि धातु नहीं होता है, अस्थि धातु का कॉन्सेप्ट अलग है। अगर और इसमें पूछना हो तो वो मुझसे आके बात कर सकता है, मैं बताऊंगा डिटेल। खैर विषय से थोड़ा भटक रहा हूं मैं, मुख्य विषय पे आता हूं कि मल को हम धातु के मलों को कैसे क्लिनिक में पहचाने। तो उसका एक तरीका यह है कि मलायन जो है, जहां मल एकत्रित होते हैं, जहां से उत्सर्जित होते हैं, हम उनका परीक्षण करें। जैसे नेत्र का परीक्षण हम कर लें, है ना। नेत्र में जो कीचड़ आता है वो भी एक धातु का मल है ना। फिर स्वेद जो है वो भी धातु का मल है, मेद धातु का मल है स्वेद। तो हम स्वेद को देख सकते हैं ना, पहचान सकते हैं कि स्वेद अधिक निकल रहा है कम निकल रहा है, तो हमको मेद धात्वाग्नि का भी पता चल जाएगा और मेद के मल का भी पता चल जाएगा। लेकिन जो सूक्ष्माति सूक्ष्म मल है वो मलायनों के को देख करके हम पहचान सकते हैं। जैसे घ्राण आदि में जो मल निकलते हैं, कि नासा में जो मल निकलता है, नेत्र में मल निकलता है, कर्ण में जो मल निकलता है, वो सूक्ष्माति सूक्ष्म मात्रा में निकलता है। लेकिन मलायन को का परीक्षण करके हम पहचान सकते हैं कि नाक सूखी हुई है या ज्यादा आर्द्र है, आंख में कीचड़ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या रुक्षता है। तो हमको मलायन को पहचान करके भी हम मलों को जान सकते हैं रसादी धातुओं के। एक तो ये क्राइटेरिया हुआ। दूसरा, जब जब रसादी, एक मिनट, एक फोन आ रहा है। हेलो, हाँ मैडम आप 9 बजे के बाद फोन कीजिए, मैं एक मीटिंग में हूँ प्लीज। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि एक तो क्राइटेरिया ये हो गया, मलायन को पहचाने या प्रत्यक्ष मल को पहचाने। और दूसरा तरीका है धातुओं को देखिए। धातु के मल कब बनते हैं? जब धात्वाग्नि की क्रिया होती है। धात्वाग्नि की क्रिया किस लिए होती है? अगली धातु को पुष्ट करने के लिए, निर्माण करने के लिए। जैसे रस धातु पर धात्वाग्नि की क्रिया हुई और रक्त धातु बनी, परिणाम स्वरूप मल बना। तो हम अगर मल का असेसमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो हम अगली धातु का असेसमेंट कर सकते हैं और पिछली धातु का असेसमेंट कर सकते हैं। रक्त धातु व्यवस्थित है, रक्त धातु व्यवस्थित है मीन्स धात्वाग्नि व्यवस्थित है और उसका मल भी व्यवस्थित है। अगर अगली धातु विकृत है मतलब धात्वाग्नि विकृत है और उसका मल भी विकृत है, बाय प्रोडक्ट है ये। तो हमको इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे उत्तर अगली अगली धातु जब बनती जाती है तो उसमें हमको अगली धातु का और पिछली धातु को देख लेना चाहिए, वो सम्यक है या नहीं है। अगर वो असम्यक है तो धात्वाग्नि विकृत है और उसका मल जो बन रहा है वो विकृत है, तो हमें समझ में आ जाएगा। या फिर मलायन का इतने में से आप कुछ ना कुछ तो पहचान ही पाएंगे आसानी से। सही बात है सर। अगर फिर भी नहीं पहचान रहे हैं तो मुझे लगता है आपको किसी अच्छे गुरु की आवश्यकता है। बहुत बहुत ही सुंदर प्रस्तुत करे सर आपने इनके जवाब। और मैं नहीं समझता कि किसी को भी इसमें ना समझने वाली कोई बात है, क्योंकि सर ने इतनी गहराई से और इतने अच्छे अनुभवों से समझाया है। मैंने जो अभी एक बात कही थी, शायद कई लोगों को वो आसानी से हजम नहीं होगी, तो मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा, दोहराना चाहूंगा कि जिन लोगों को दोष धातु मल के विषय में अगर किसी तरह का संशय है, वो ज्यादा गहराई से समझना चाहते हैं तो मुझसे फोन पे भी बात कर सकते हैं, या फिर मैं संडे के संडे क्लास लेता हूँ यहाँ पर। प्रत्यक्ष कक्षा होती है हर संडे सुबह 7:30 से 9:30 बजे इंदौर में परशुरामपुरिया स्कूल में होती है। आपका सबका उसमें स्वागत है। आप जब चाहें तब बिना किसी की अनुमति लिए आकर के उस कक्षा में बैठ सकते हैं। क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे जो इतनी अपने शिष्यों को इतनी शिक्षा देने के लिए इतने सारे चीजें करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीरज सर, आपने इतने अच्छे से और इतने सभी के जवाबों को दिया। तो आपने जो जवाबों को दिया, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि जिनके भी ये सब प्रश्न होंगे वो किसी भी तरीके से इसमें असंतुष्ट होंगे। आपने सर इतना अमूल्य समय दिया और इतना हमें ज्ञानवर्धन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों का भी वाव का और अर्पण आयुर्वेद का मैं एक बार फिर से हृदय से आभार मानता हूं, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। और उम्मीद करता हूं कि आगे से कभी मेरी सेवा की आवश्यकता हो तो आप मुझे याद कीजिए। मैं प्रयास करूंगा कि आपके इस कार्यक्रम में फिर से आऊं। नमस्कार। नमस्ते। आपने देखा
कितने अच्छी सर ने एक अपने जवाबों को कितने सरलता से और कितनी गहराई से दिया। और आप सभी से मैं आशा करता हूं कि आप सभी इन जवाबों से संतुष्ट होंगे। सर ने वैसे भी बताया कि अगर किसी को किसी तरह की और शंका हो या फिर किसी तरह की और जिज्ञासा हो तो सर से वो प्रत्यक्ष संपर्क कर सकते हैं। सर का नंबर आपको हमारे ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगा। और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि आपको पता है कि वैद्य मित्रम का ये 5वां दिवस है और 5वें दिवस में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें होती जा रही है। जैसे कि आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि 2 वैद्यों का एक साथ जो व्याख्यान होता है और कैसे वो जुगलबंदी होती है या फिर किस तरीके से वो अपने अनुभवों को शेयर करते हैं। उन अनुभवों के शेयर में हमारे पास आज 2 वैद्य हैं। उन दोनों वैद्यों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पहले वैद्य हमारे पास है वैद्य सुमित श्रीवास्तव जी, जो जबलपुर से है। धन्यवाद सुमित जी, आपने अपना समय दिया। और सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार जी। वैद्य सुमित्र श्रीवास्तव जी का छोटा सा मैं परिचय दूंगा, क्योंकि 2 व्याख्यान है यहाँ पर और समय का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो वैद्य सुमित जी जो है वो शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय जबलपुर से BMS की डिग्री प्राप्त करी है। तत्पश्चात वैद्य एल महादेवन जी के सानिध्य में 1 माह का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उसके पश्चात गुरुदेव वैद्य अपश्चिम बरंठ माले गांव के सानिध्य में 1 वर्ष तक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उस दौरान वैद्य प्रवीण जोशी जी, वैद्य रामदास अवार जी, वैद्य नरेंद्र गुजराती सर जैसे महान गुरुवरों का मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है उन्हें। और सर्वोपरि महागुरु आधुनिक धन्वंतरी अवतार परम पूज्य नाना जी का भी आशीर्वाद उन्हें मिला है। इसके पश्चात आपने देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में उनकी कार्यशैली जानने के उद्देश्य पतंजलि योगपीठ एवं जीवा आयुर्वेद में भी काम किया है। वैद्य सुमित जी पिछले 7 वर्षों से जबलपुर में स्वयं का पंचकर्म केंद्र संचालित कर रहे हैं। आपको विभिन्न मंचों से कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है, जैसे आयुर्वेद प्रभाकर सम्मान एवं बागभट्ट पुरस्कार। इन्हें पद्मश्री वैद्य बालेंदु प्रकाश जी का विशेष स्नेह प्राप्त है। वैद्य बालेंदु प्रकाश जी के द्वारा विकसित माइग्रेन के ट्रीटमेंट के लिए इन्होंने वैद्य सुमित जी के सेंटर को अधिकृत भी किया गया है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वैद्य सुमित जी के लिए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स के लिए है, जिसपे वो अपना व्याख्यान देंगे। और मैं आमंत्रित करता हूं वैद्य सुमित श्रीवास्तव जी को कि वो अपना व्याख्यान शुरू करें। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। यहाँ उपस्थित मेरे जितने वरिष्ठ जन हैं उन सभी को सादर नमन और चरण स्पर्श। बहुत सारे गुरु सदृश यहाँ मेरे वरिष्ठ वैद्य उपस्थित हैं। नीरज सर हैं, सतीश सर हैं, बबीता मैम हैं। तो उन सभी को मेरा सादर नमन। और मेरे जितने भी गुरु जिनकी वजह से मैं आज शायद आप सबके सामने कुछ 2 शब्द बोलने के लिए उपस्थित हो पाया हूँ, उन सभी को मैं यहाँ से नमन करता हूँ। साथ ही साथ मेरे जो प्यारे मित्र गण हैं, वैद्य गण हैं और जो विद्यार्थी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। इसके साथ ही साथ ये जो वैद्य मित्रम श्रृंखला शुरू की है ऑर्गेनाइजर्स ने, वाव विजडम ऑफ वुमेन, ये बहुत सुंदर शब्द है, विजडम ऑफ वुमेन। मुझे बड़ा पसंद आया था ये वाव और विजडम ऑफ वुमेन, क्योंकि जो ये वाव शब्द है वैसे बहुत उत्साह के लिए यूज होता है और उसको वुमेन विजडम से जोड़ करके इसको लगाया, तो ये बड़ा सुंदर लगा था मुझे जब मैंने पहली बार सुना था। और वाकई में वाव बहुत वाव कैटेगरी के काम कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं बहुत उनको बधाई दूंगा। साथ ही साथ अर्पण आयुर्वेद के जो संचालक हैं आशीष पाल जी, वो बहुत ही अच्छा एक वैद्य के रूप में, और वैद्य के लिए एक जो सबसे जरूरी जो चिकित्सा के 4 पाद होते हैं औषधि, उसमें से उस औषधि उत्कृष्ट औषधि उपलब्ध कराने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो अर्पण आयुर्वेद और वाव को मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करूंगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर सकूं। नमस्ते सुमित। मेरे कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मॉडरेटर वैद्य सुहास यादव जी हैं, जिनके साथ हम अपनी चर्चा करेंगे। नमस्कार सुहास जी। आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के संभाषण में। जीआई ट्रैक्ट, पाचन संस्थान और पाचन संस्थान से होने वाली समस्याएं, क्या क्या विकृतियां हो सकती हैं, इसके ऊपर हम जीपी में देखिए अभी जो कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं, इसमें मुख्य उद्देश्य यह है कि हम जनरल प्रैक्टिस में कितने ही आसानी के साथ में आयुर्वेद को जो है वो मरीजों के साथ में साझा कर सकते हैं, उन्हें
किस प्रकार से हम जो है वो उपशम प्रदान कर सकते हैं और व्याधि मुक्त कर सकते हैं। ये हमारा ये जो वेब सीरीज है इसका मुख्य लक्ष्य है कि इसमें जनरल प्रैक्टिशनर जुड़ें और ऐसा मार्गदर्शन मिले कि वो अपनी जनरल प्रैक्टिस में रोगों के ऊपर अपना अधिकार सिद्ध कर सकें। तो आज जीआई ट्रैक के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ में उपस्थित हैं जबलपुर के ख्यात नाम वैद्य सुमित श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी, मैं आपको नमन करता हूं। नमस्कार आपको। सुमित जी, ज्यादा समय न लेते हुए वैद्य जी मैं आपसे जानकारी चाहूंगा कि आज की तारीख में मुखपाक जो है वो एक कॉमन व्याधि बनती जा रही है, तो मुखपाक के लिए आप निर्देशित करें लोगों को कि मुखपाक पे क्या चिकित्सा होना चाहिए। जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, लेकिन मैं अपनी बात शुरू करने से पहले कुछ थोड़ी सी अपने जो मेरा वक्तव्य है उसकी प्रस्तावना देना चाहूंगा कि ये जो मैं आगे जो भी कहने वाला हूं ये एक 2020 जैसा है कि बीमारी और उसकी चिकित्सा। हमने अक्सर देखा है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आयुर्वेद की जटिलता को देखते हुए कई बार प्रैक्टिस में आने से कतराते हैं या नहीं आते हैं, और कंपैरेटिवली जो आसान पद्धति है, आसान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2 और 2 4 जैसा होता है एलोपैथी में कि बुखार आया आपने पैरासीटामोल दे दी, आपको दर्द हो रहा है आपने डाइक्लोफेनेक ले ली, तो उसको चुन लेते हैं और उस तरह से जीपी करते रहते हैं और अच्छा नाम कमाते हैं, अच्छा सब कुछ करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उनके मन में भी कहीं ना कहीं एक कसक रहती है कि वे भी आयुर्वेद कर पाते, लेकिन दशविध परीक्षा और अन्य बहुत सारी जटिलताओं को लेते हुए वो नहीं कर पाते। दूसरी बात मैंने ये भी देखी है कि हमारे आयुर्वेद में स्पेशलिस्ट तो बहुत हैं लेकिन जनरल प्रैक्टिशनर नहीं है, और जनता और स्पेशलिस्ट के बीच का जो ब्रिज होता है वो जनरल प्रैक्टिशनर होता है, और हम आयुर्वेद से भी जनरल प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर सकते हैं। यह बात साबित करने के लिए मैं शुरू से ही बहुत कोशिश करता रहा। अभी पिछले एक सेशन में दिनेश जी ने भी एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि हम लोग सतत प्रयास करते रहते हैं, इस बात को सोचते रहते हैं कि कैसे हम रोगी को जल्दी से जल्दी लाभ दें। जैसा कि अभी बहुत ज्यादा प्रचलित है कि लोग कहते हैं कि एलोपैथी बहुत तेजी से असर लाती है इसलिए लोग एलोपैथी की तरफ आकर्षित होते हैं और आयुर्वेद धीरे धीरे लाता है। तो मैं सभी रोगियों से कहता हूं कि ऐसा नहीं है, आयुर्वेद ही बहुत तेजी से लाता है, बस आपको आजमाने की जरूरत है। तो हम कुछ ऐसे ही आज ऐसी चीजें ही लाए हैं जिसके लिए मैं एक टैगलाइन बोलूंगा आपको। मुझे पीएमटी टाइम पे मेरे टीचर बोला करते थे उस दौरान, इफ यू विल गो फॉर कॉमन यू विल बी रॉन्ग अनकॉमनली, इफ यू विल गो फॉर अनकॉमन यू विल बी कॉमनली रॉन्ग। कहने का मतलब ये है कि ये जो फॉर्मूले हैं ये सभी जगह फिट नहीं होंगे, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कॉमनली 100 में से लगभग 70 रोगी इससे ठीक हो जाएंगे। बाकी की जो 30 रोगी हैं या तो आप शास्त्र अध्ययन करिए, संप्राप्ति और अन्य चीजों को समझिए और चिकित्सा करिए, या फिर आप अपने हायर सेंटर्स में जो वैद्य हैं, जो बड़े वैद्य हैं, स्पेशलिस्ट हैं, जैसे हमारे नीरज सर हैं, सतीश सर हैं, वैद्य रामदास अवार्ड सर हैं, इन लोगों से चर्चा करके या तो इनसे चर्चा कर लें या इनके पास ही मरीज भेज दें ताकि ये एक श्रृंखला बने। हायर सेंटर्स में हम ये श्रृंखला नहीं बन पा रही है, जिसका बड़ा मुझे खेद रहता है। इस वजह से मैं ये टॉपिक आज आप सबके सामने लेके आया हूँ। और जनरल प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा आने वाली व्याधियों में जीआईटी की व्याधियां होती हैं। अब हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं कि जैसा कि सुहास जी ने बोला कि मुखपाक, तो मुखपाक यानी मुंह के छाले, तो मुखपाक जनरली 2 तरीके के होते हैं। एक तो ये होता है जिसमें अवरोध जन्य मुखपाक हो, यानी विबंध, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक ना काम कर रहा हो उस वजह से मुखपाक हो। तो जनरली इसमें देखा जाता है कि बॉइल्स जैसे जीभ में आते हैं, 1 या 2 छाले जीभ में आएंगे जो इंडाइजेशन या विबंध की वजह से होता है। तो इसकी बड़ी साधारण चिकित्सा होती है। आप कोई भी जैसे त्रिफला दे दें, हरितकी दे दें, एरंड तेल दे दें, कोई भी ऐसा द्रव्य दे दें जो मल को निकाल दे, पुरुष को बाहर कर दे, तो इससे ये क्लियर हो जाता है। दूसरा, हम इसमें पोषण के लिए, क्योंकि होता क्या है विबंध की वजह से पोषण प्रॉपर ना होने के कारण ये छाले आते हैं, तो हम द्राक्षासव इसके साथ उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि पित्त बढ़ा तो है ही, तो पित्त शामक कुछ औषधियां दे सकते हैं। दूसरी अवस्था आती है जिसमें प्रवृद्ध पित्त के कारण आपको छाले होते हैं, तो इसमें अक्सर गालों पे इरोजन्स रहते हैं। तो इसके लिए जो मैं चिकित्सा उपयोग करता हूँ, मैं सीधे सीधे आपको चिकित्सा ही बता रहा हूँ। जी, इस तरीके के मुझे फोन आ गया था। इस तरीके के छाले अगर आपके पास आते हैं तो गिलोय, कामदुधा और प्रवाल पिष्टी, इसका मिक्सचर बना करके ये मरीज को देना है। सूत शेखर
और चित्रकादिवटी, चित्रकादिवटी मैं अनुलोमन के लिए यूज करता हूँ। आप आगे भी बहुत सारी जगहों पर चित्रकादिवटी मेरे मुंह से सुनेंगे। और मुख के जो हीलिंग है, हीलिंग के लिए मैं यष्टि मधु, त्रिफला, हरिद्रा इसका काढ़ा बनाकर के इसमें थोड़ा सा स्फटिक मिला के और इसको कवल करने के लिए पेशेंट को देता हूँ सुबह शाम। और जैसा कि मेरा अनुभव है कि 2 से 3 दिन में पेशेंट को बहुत लाभ हो जाता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, आगे और भी आएगी, बार बार आएगी ये बात, कि पथ्य अपथ्य बहुत ज्यादा जरूरी है। और ना सिर्फ ये लोग बहुत बार ये बात कहते हैं कि आयुर्वेद के लिए आयुर्वेद में पथ्य पथ्य बहुत बताया जाता है, लेकिन ये बात गलत है। अगर पथ्य पथ्य का पालन किसी भी पैथी के साथ किया जाए तो उसके रिजल्ट्स बढ़ जाएंगे। हमसे ज्यादा अपेक्षा होती है। जनरली मॉडर्न मेडिसिन में पथ्य पथ्य बताया नहीं जाता, लेकिन पथ्य पथ्य का पालन अगर उसमें किया जाए तो बहुत जरूरी है। इसमें मैं कहूंगा पित्तवर्धक आहार विहार, लाल मिर्च, गरम मसाला, गुरु आहार और कच्ची चीजें जैसे सलाद है, फल है, जिसका अग्नि पाक ना हुआ हो, लघु आहार लेना है तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ठीक होता है। जी सुहास। धन्यवाद सर। सर इसी प्रकार से एक और व्याधि है जो महामारी के रूप में है, मतलब महामारी तो नहीं कहा जा सकता पर महामारी की ही जैसी है। हर दूसरा पेशेंट जो आता है या हर जो पेशेंट आता है वो बोलता है कि मुझे एसिडिटी हो रही है साहब, और एसिडिटी के लिए मुझे कुछ दीजिए। ज्यादातर दिन की शुरुआत हमने देखा है कि रसायन से लोग किया करते थे, गाय के घी से किया करते थे, पर आज जो है वो एंटासिड से दिन की शुरुआत हो रही है लोगों की। तो आप ये बताएं कि कोई सामान्य पेशेंट हमारे पास में आए तो एसिडिटी के ऊपर हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी बात कही आपने कि अम्ल पित्त एक महामारी का रूप, महाव्याधि का रूप ले चुका है और बहुत लगभग पूरी जनता इससे प्रभावित है। और जैसा कि आपने कहा कि आजकल एक फैशन हुआ है कि एंटासिड साथ में जोड़ने ही है, उसका एक किस्सा मैं शेयर करूंगा आपसे बाद में। अम्ल पित्त एक बहुत ज्यादा प्रचलित हो चुकी व्याधि है और ये भी 2 तरह की होती है, एक वो जिसमें पित्त बढ़ता है, एक वो जिसमें अवरोध है। जब इंटेस्टाइन की चाल वैसी नहीं होती कि वो प्रॉपरली खाना आगे बढ़े तो पित्त बढ़ता है। तो इन दोनों में चिकित्सा में अंतर आ जाता है। अगर अवरोध जन्य चिकित्सा है तो वात अनुलोमक चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें मैं वापस कहूंगा कि मैं चित्रकादिवटी, रसूनादिवटी, दशमूलारिष्ट, पत्यादि काढ़ा इनका उपयोग करता हूँ। और जो पित्त बढ़ा हुआ है, अब जो मैं आपको ये पुड़िया बता रहा हूँ, ये पुड़िया बड़े काम की चीज है। इसका एक किस्सा है भी मैं आपसे शेयर करता हूँ, फिर इस पुड़िया के बारे में बताऊंगा। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं और वो एसिडिटी से बड़े परेशान। मैं उनको देखता हूँ अक्सर वो डाइजीन रखे रहते हैं और एक दिन में 2-3 गोलियां खा लेते हैं जी। तो जैसा कि मैंने कहा कि पथ्य पथ्य का बड़ा स्थिति खराब है। वो जो आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य है, जो 3 स्तंभ हैं, वो सारे के सारे खराब हुए हैं। खासकर कि आहार और निद्रा। अब वो सोते रात में 12 बजे हैं और उठते रात में सुबह 8 बजे हैं। भोजन का कोई समय नहीं है, क्या खाना है इसमें कोई समय नहीं। विदाही अन्नपान और उष्ण अन्नपान और पैक्ड फूड इसका मैं बहुत बड़ा कारण मानता हूँ। पैक्ड फूड लोग उसको सेफ समझते हैं, लेकिन एक्चुअली वो विदाही आहार है। तो वो डाइजीन अक्सर लिया करते थे। तो मैंने उनको बोला कि आप ऐसा क्यों करते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ यार, आपसे पूछना था मुझे, इसका कुछ प्रॉपर ट्रीटमेंट बताओ। तो मैंने कहा देखो, पहले तो आपको अपनी दिनचर्या बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप निदान ठीक नहीं करोगे तो इसको कोई ठीक नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा काम ऐसा है कि मुझे कई बार 2 बजे रात तक लैपटॉप पे काम करना पड़ता है, ऐसा ऐसा, तो आप कुछ इसका विकल्प बताओ मुझे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, डाइजीन से तो बेटर ही हो जाएगा कम से कम। तो उनको मैंने ये पुड़िया बताई और मैंने कहा कि जब भी आपको एसिडिटी हो ये पुड़िया खा लेना। और उन्होंने लिया और 3 दिन के बाद मुझे फोन किया, बोले यार वो तो जादू की पुड़िया है। मैंने कहा क्यों, क्या? बोले डाइजीन में मुझे फिर भी आधा घंटा लग जाता था, वो तो मैं पुड़िया लेता हूँ और 10 से 15 मिनट में मुझे रिलीफ हो जाता है। और डाइजीन जहां मैं 3 ले रहा था, वो पुड़िया मुझे कभी कभी तो बीच में मैंने पहले दिन ली, दूसरे दिन नहीं ली, आज मैंने एक ही बार ली है। अरे वाह। तो वो जो पुड़िया है वो वही है, गिलोय सत्व, प्रवाल पिष्टि और कामदुधा मोती युक्त। ये गिलोय सत्व को 500 mg की मात्रा में, प्रवाल पिष्टि को 250 mg की मात्रा में और कामदुधा मोती युक्त को 100 mg की मात्रा में एक पुड़िया का डोज मैंने बताया। जैसा कि ये अगर हम मात्रा दे देते हैं मरीज को तो ये एक तरीके से, और सिर्फ उनका नहीं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं। एक मेरे और पेशेंट थे, उनका हड्डियों का ऑपरेशन हुआ था तो टूट गई थी, उसके बाद पेन किलर पे थे बहुत लंबे समय तक तो वो भी आए, उनको भी मैंने यही पुड़िया दी और चमत्कारिक रूप से आराम हुआ, क्योंकि वो 8 दिनों से एंटासिड्स पे थे। तो हम ये पुड़िया यूज करते हैं किसमें, जहां अवरोध जन्य। अब दूसरा आता है जिसमें पित्त की वृद्धि, पित्त का निर्माण ज्यादा हो रहा है।
विदग्ध पित्त का निर्माण ज्यादा हो रहा है, तो उसकी उस अवस्था में बहुत जरूरी होता है वमन कराना। तो यहाँ पर हम वमन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके बाद वमन के जो इसके ट्रेमेंडस रिजल्ट हैं। एक मेरा पेशेंट था, उसकी हड्डी टूटने के बाद उसको पेन किलर्स दी गई और बहुत ज्यादा पेन किलर्स खाने की वजह से उसको बहुत एसिडिटी होती थी। इसकी वजह से वो काम ही नहीं कर पा रहा था, इतनी ज्यादा एसिडिटी, सुबह उठते ही साथ उसको उल्टी होने की इच्छा और बहुत सारी चीजें। और उसको हमने वमन कराया और वमन के बाद आज 6 महीने हो चुके हैं। सिर्फ 21 दिन के लिए मैंने उसको स्वर्ण सूत शिखर पे एक रसायन के तौर पे रखा था, उसके बाद आज तक उसको कोई परेशानी नहीं आई। तो बढ़े हुए पित्त में वमन एक बहुत अच्छा कार्य करता है और आवश्यकता के हिसाब से आप विरेचन भी करा सकते हैं, लेकिन अगर कभी जरूरत हो तो सिर्फ वमन से भी काम हो जाता है। जी, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा तरीका आपने बता दिया और बहुत अच्छा फॉर्मूला है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत महंगा भी नहीं और बहुत कारगर भी है। जी। अच्छा सर, कई बार ये होता है कि 1-1, 2-2 साल की रिपोर्ट्स पेशेंट लेकर आते हैं और वो बोलते हैं कि हमारा टाइफाइड कभी खत्म नहीं होता, हमेशा हमें ऐसा लगता है कि अंदर बुखार 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 चल रहा है और डॉक्टर जब भी जांच करवाते हैं तो टाइफाइड ही निकल के आता है। तो वैद्य जी ये बताएं कि ऐसी कंडीशन में हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि ये भी तकरीबन अमूमन चौथे पांचवें व्यक्ति की कहानी है। हाँ, ये आपने सही कहा। मेरा एक सबसे इंटरेस्टिंग केस मेरे पास आया था करीब 2 साल पहले। एक लेडी थी और उनका बेटा था, 22-23 साल का बेटा था और लेडी थी। उन दोनों को हर साल नियम हो गया था कि हर साल उनको टाइफाइड होता था। तो वो परेशान हो चुके थे और उनको फिर पूरे साल भर ऐसा लगता रहता था कि उनको ज्वर है ज्वर है ज्वर है। तो वो परेशान हो गए एंटीबायोटिक लेते लेते। अब क्या किया जाए, तो उन्होंने फिर मेरे पास आए, वो मुझसे कांटेक्ट किया और जब मैंने समझा तो वो एक तो मिथ्या आहार विहार था उनका। जैसा कि मैंने कहा कि सैलेड बहुत लेते थे, गुरु आहार बहुत लेते थे। आजकल जिसका चलन है अंकुरित अनाज का, तो अंकुरित अनाज बहुत लेते थे, जो कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि उसका उपयोग नहीं करना है, तो उसका बहुत उपयोग करते थे। और संभवतः जैसा मुझे महसूस हुआ कि आम की मात्रा थी और आम की वजह से जो बैक्टीरिया था, साल्मोनेला टाइफी था, वो एक शांत अवस्था में, जिसको हम कहते हैं लीन, धातुओं में लीन हो गए थे दोष, और वो निकल ही नहीं पा रहा था। तो हमने फिर उसकी चिकित्सा शुरू की। मैं टाइफाइड की सीधी चिकित्सा आपको बताता हूँ जो मैं उपयोग करता हूँ और बहुत प्रभावी है। मैं संजीवनी वटी 2-2 गोली दिन में 4 बार अदरक सोरस से देता हूँ। महासुदर्शन घनवटी 4-4 गोली दिन में 4 बार। महासुदर्शन मेरी बड़ी पसंदीदा दवा है क्योंकि महासुदर्शन बहुत सारे काम करती है। तो आम का पाचन भी करती है, ज्वर का निर्हरण भी करती है, लिवर के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है, भूख बढ़ाने में बड़ी मदद करती है। जिन लोगों के मुंह में आपने सुना होगा कड़वापन रहता है, उन लोगों के लिए महासुदर्शन बड़ा अच्छा काम करती है। तो महासुदर्शन 4-4 गोली। फिर रस पाचक, जैसा कि नीरज सर ने भी कल एक डिस्क्रिप्शन दिया था, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि धातुओं में लीन हो गए थे दोस्त, तो जो टाइफाइड है ये रस धातुगत ज्वर है, तो हम इसमें रस पाचक का उपयोग करते हैं 2-2 गोली दिन में 3 बार। अमृतारिष्ट 4-4 चम्मच सुबह शाम खाने। अमृतारिष्ट जीर्ण ज्वर की चिकित्सा है, जीर्ण ज्वर के लिए अमृतारिष्ट का निर्देश दिया गया, तो ये देते हैं। और ज्वर के लिए मैं एक दवा देता हूँ, उसमें गिलोय सत्व 1 ग्राम, गोदंती 500 mg और प्रवाल पिष्टी 500 mg। ये ज्वर के लिए एक बहुत अचूक औषध है। मैंने जितने बार भी इसका उपयोग किया है, ज्वर निश्चित रूप से कम होता है। संभवतः इसके बाद पैरासीटामोल या किसी अन्य ज्वरहर औषध की दवा की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद एक बहुत जरूरी चीज है, जैसा कि मैंने कहा कि रस का क्षय हुआ है, तो उसके लिए एक 2 ऑप्शन है आपके पास। एक तो ब्राह्मी वटी गोल्ड। जनरली ब्राह्मी वटी को लोग उससे जोड़ लेते हैं मनोवर स्रोत से, जो सही भी है, लेकिन ब्राह्मी वटी का कहीं ना कहीं जीर्ण ज्वर के लिए भी वर्णन आया है। तो ब्राह्मी वटी गोल्ड 1-1 गोली सुबह शाम खाली पेट, और या फिर जय मंगल रस 1-1 गोली सुबह शाम खाली पेट। जय मंगल थोड़ा ज्यादा महंगा पड़ता है बट इट्स इफेक्टिव, ये ले सकते हैं। इसके साथ टाइफाइड में बहुत जरूरी है परहेज, आम का निर्हरण। और जैसा कि मैंने समझा कि दूध या दूध से बने जो पदार्थ होते हैं वो टाइफाइड में बहुत नुकसान करते हैं। तो हमको 21 दिन के लिए, ये जो पूरी औषध व्यवस्था है ये पूरी 21 दिन की है, और हमको 21 दिन के लिए पेशेंट को दूध या दूध से बने सारे पदार्थ, दूध, दही, मठा, पनीर, कुछ भी, वो एकदम रिस्ट्रिक्ट करना है। गुरु आहार, जैसा कि मैंने पहले बोला कि मैदा, बेसन, लाल मिर्च, गरम मसाला, बीज वाली सब्जियां,
और एक और चीज मैं बोल रहा हूँ, पत्तेदार सब्जियां। बहुत बार हम लोग क्या सोचते हैं कि सैलेड, फल, पत्तेदार सब्जियां। एक बड़ा आज अभी के समय में जो प्रचलित फल है, प्रचलित सब्जी है, उसको सब्जी कह लें या फल, ककड़ी। ककड़ी हम बहुत यूज करते हैं, लेकिन ककड़ी जो होती है बहुत ज्यादा कफवर्धक होती है। आप देखेंगे, आप जब ककड़ी खाते हैं, गुरु होती ककड़ी, जब ककड़ी खाते हैं तो 6 से 8 घंटे तक आपको भूख नहीं लगती और ककड़ी की आपको उद्गार भी आते हैं। तो मैं इन सब्जियों को मना करता हूँ। लघु आहार, खिचड़ी, दलिया, रोटी, लौकी की सब्जी, कद्दू की सब्जी, साधारण ऐसी सब्जियां जिसमें कड़े बीज ना हो, ये पेशेंट ले। घी का प्रयोग करें, क्योंकि जॉन्डिस में एक बात, सॉरी, टाइफाइड में एक बात और होती है कि एक तरह से छाले बन जाते हैं आंतों में, तो हमको कुछ रोपण भी करना होता है। तो हम घी का अगर प्रयोग करें, और यष्टि मधु सिद्ध घृत हो अगर, तो जिसमें कहते हैं सोने पे सुहागा, तो यष्टि मधु सिद्ध घृत लें या साधारण गौघृत लें, जैसा कि नीरज सर ने कहा कि घृत मतलब गौघृत, तो उसका भी उपयोग करें। तो उससे जो टाइफाइड के छाले हैं उनकी हीलिंग भी हो जाती है, और जो वो है वायरस, मैं कह रहा हूँ साल्मोनेला टाइफी, उसके लिए भी मीडियम खत्म हो जाता है, और लगभग 21 दिन बाद ये प्रॉब्लम नहीं होती। जिनका मैंने उदाहरण दिया था, वो मुझे लगभग 3 साल पुरानी बात है, और अभी तक 30 से 40 टाइफाइड, उनको कहीं पर भी कोई टाइफाइड का मरीज दिखता है तो वो मुझे मेरे पास भिजवा देते हैं कि कहीं परेशान मत हो, वहां चले जाओ। तो टाइफाइड में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। जनरली हमको ये लगता है कि इन्फेक्टिव डिसऑर्डर्स में आयुर्वेद की भूमिका कितनी है, संदेहास्पद है, बहुत लोग सोचते हैं। जो मेरे मित्र जनरल प्रैक्टिशनर्स होंगे, या जो भी मेरे मित्र स्टूडेंट साथी होंगे जो देख रहे होंगे, वो ये बात देखें कि टाइफाइड वाकई में आयुर्वेद से, या बहुत से इन्फेक्टिव डिसऑर्डर, कोरोना भी चल रहा है इस समय पे, कोरोना भी हमारे आयुर्वेद से बहुत इजीली हैंडल हो सकता है। वायरल डिसीजेस बहुत आसानी से हैंडल होती हैं। बस हमको आगे आकर के प्रयोग करने की और थोड़ा सा कोशिश करने की देर होती है, और हम इसको ठीक कर सकते हैं। इस तरह से टाइफाइड बड़ी आसानी से ठीक हो जाता है। जी, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। एक और मैं इसमें अपना संस्मरण जोड़ूंगा, मुझे याद आया, तो वो भी बड़ा मजेदार है कि मेरी एक पेशेंट है, और वो बड़ी गजब के पेशेंट है कि वो अपने पूरे परिवार से लड़के मुझसे चिकित्सा कराती है। क्यों? क्योंकि उनके परिवार में किसी को भी भरोसा नहीं है आयुर्वेद पे। वो उनको कहीं पर भी ले जाने तैयार है, लेकिन आयुर्वेद चिकित्सक के पास ले जाने तैयार नहीं है। उनके एक भतीजा है, वो MD मेडिसिन, तो उनको जब टाइफाइड हुआ तो वो उनके पास लेके गए, उनके परिवार वाले। वहां उनकी चिकित्सा हुई, सारी सब कुछ हुआ, लेकिन 15 दिन की चिकित्सा के बावजूद उनको बिल्कुल भी आराम नहीं था। मतलब ना ज्वर कम हो रहा था, ज्वर की इंटेंसिटी घट गई थी, भूख बिल्कुल नहीं लग रही थी, और अनमनापन एकदम, जिसको जो एकदम परफेक्ट रस क्षय की अवस्था जो कही गई है वो थी। अब घर वाले बड़े परेशान, उन्होंने बोले मुझे तो आप डॉक्टर साहब के पास ले चलो। तो वो मेरे पास आए, और जैसा कि मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि धातुगत ज्वर है, तो जब जीर्ण धातुगत ज्वर होता है तो मैं एक और औषध यूज करता हूँ, ताप्यादि लौह। जब रस धातुगत ज्वर की अवस्था आती है तो मैंने उसमें ताप्यादि लौह यूज किया, ब्राह्मी वट्टी गोल्ड यूज किया था, संजीवनी वट्टी यूज किया, 14 दिन के लिए प्रयोग किया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 3 दिन बाद उनकी बिटिया आई और बोली कि मम्मी ने कम से कम 1 महीने बाद आज खाना खाया है ठीक से। तो वो मुझे सिर्फ थैंक्स बोलने आई थी 3 दिन बाद। अरे वाह। तो इस तरह से टाइफाइड में बड़े अच्छे परिणाम आते हैं। तो इतनी सुगमता से हम जो है वो टाइफाइड को अपने सेंटर्स में, अपने क्लिनिक्स में जो है वो बहुत ही कम औषधियों के साथ में जो है वो दुरुस्त कर सकते हैं। बिल्कुल जी। मुझे ऐसी उम्मीद है कि जितने भी वैद्य हैं वो बहुत ही ध्यान से इन नुस्खों को, इन प्रयोगों को सुन रहे होंगे और ये अपने जीवन में भी इनको अप्लाइड करेंगे। वैद्य जी, बारिश आने वाली है, और बारिश का मौसम जब आएगा तो हमने देखा है कि कहीं ना कहीं उदरगत विकार तैयार होते हैं, और कई लोगों को जो है जॉइंटिस हो जाता है जी। तो इस जॉइंटिस के लिए भी कुछ आप ऐसा बता दें, क्योंकि आने वाला समय हमारे लिए ऐसा है कि पेशेंट हमारे पास बढ़ेंगे, हमें क्या करना होगा इसके लिए? अगर मैं कहूँ कि तुलना करें कि गंभीर व्याधियों में आसान इलाज, तो उसमें सबसे पहला नाम आएगा जॉन्डिस का। अच्छा। हाँ, जॉन्डिस जो खास, जिसको हम हेपेटाइटिस ए कहते हैं। देखिए, हेपेटाइटिस सी या बी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कामला, सामान्य कामला जिसमें जिसको हेपेटाइटिस ए की वजह से इन्फेक्शन हुआ हो, ऐसे पेशेंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे आसानी से ठीक होगा। इसमें मैं सीधे शुरुआत ही एक संस्मरण से करता हूँ। मुझे तो बड़ा मजा आता है स्टोरीज सुनने में, सक्सेस स्टोरीज। जब मैं स्टूडेंट था तब भी, और अब भी, जैसे जिस तरह अवार्ड सर भी अक्सर स्टोरीज के माध्यम से बताते हैं, तो मुझे बड़ा आनंद आता है। तो मुझे लगता है आप लोगों को भी मजा आएगा। कोशिश करूंगा, एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ आपको।
और उस समय मैं इंटर्नशिप में था। मजेदार बात ये कि मैं इंटर्नशिप में था, तो मेरे एक रिलेटिव, उनकी बिटिया थी, 12 या 13 साल की बिटिया थी, वो एक पीडियाट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट थी जॉन्डिस की वजह से। 5 दिन हो गए थे उसको जॉन्डिस में एडमिट हुए, और मैं गया तो वो पीली ही दिख रही थी और भूख बिल्कुल नहीं, चिड़चिड़ाहट, उल्टी जैसी इच्छा, वो सलाइन लगा हुआ था सब कुछ। तो मैंने पूछा उनसे, तो रिपोर्ट्स वही रोज ही हो रही थी। तो उस समय भी उसका कुछ 7 के आसपास था, मुझे एग्जैक्ट रीडिंग याद नहीं, लेकिन 6-7 कुछ सीरम बिलिरुबिन था, और एसजीपीटी भी कोई 1100-1200 के आसपास था। तो मुझे इतना तो कुछ समझ आता नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे भगवान धन्वंतरी ने करवाया या क्या हुआ, मैंने उससे पूछ लिया। मैंने कहा ये बताओ इसको पेट साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, 2 दिन हो गए हैं, पेट साफ ही नहीं हो रहा है, एनीमा भी लगाया तो थोड़ा सा हुआ था लेकिन ठीक से नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि ठीक है, तो मुझे सिर्फ ये गया कि इसका पेट साफ होना चाहिए जैसे भी हो। तो मैंने उसको हरीतकी और एरंड, हरीतकी चूर्ण और एरंड तेल दूध के साथ, और उसके थोड़ी देर बाद हरीतकी उसको खाने के लिए दी, बोल दिया कि ले लेना। और मैंने ये भी बोल दिया था कि डॉक्टर से या नर्सेस से बच के देना, नहीं तो ये लोग खाने नहीं देंगे, क्योंकि एलोपैथी हॉस्पिटल था। उसने ली। अगले दिन उसको लूज मोशंस हुए, 5-6-7 लूज मोशंस हुए, और उसके बाद लड़की बहुत अच्छा फील कर रही थी। उसके बाद उसने भोजन भी किया, और जो नेक्स्ट उसकी रिपोर्ट आई, मतलब 2 दिन बाद, आज उसको मोशन हुआ और कल सुबह जो उसकी रिपोर्ट आई, उसमें उसका सीरम बिलिरुबिन 2 के आसपास कुछ आ गया था। मुझे एग्जैक्ट वो याद नहीं है आंकड़ा, लेकिन उसका जो पीलापन था, जो क्लिनिकल अपीयरेंस था उसका, वो बहुत कम हो गया था, एक्ट्रेस कम हो गया था, एसजीपीटी भी 200-250 कुछ ऐसा आ गया था। और नेक्स्ट डे उसको डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया कि देखो कई बार लेट रिजल्ट आता है दवाओं का, बट एज वी नो कि वो कहाँ से आया था वो रिजल्ट, और उसको नेक्स्ट डे उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। ऐसे एक और बड़ा मजेदार किस्सा था। मेरी एक अटेंडेंट थी, वो एलोपैथी हॉस्पिटल में भी काम करती थी, तो उसको वो शाम को एलोपैथी हॉस्पिटल जाती थी और मेरे पास दिन में आती थी। तो उसको कुछ कमजोरी, वीकनेस और उल्टी जैसी इच्छा हो रही थी। उसने जांच कराई तो उसका मुझे पीली भी दिखी, तो मैंने कहा तुम इसको सीरम बिलिरुबिन एसजीपीटी कराओ। उसने वहीं हॉस्पिटल में कराया और उसका 8 पॉइंट समथिंग सीरम बिलिरुबिन आया, और एसजीपीटी तो 1700 के आसपास था। तो उसने वहां के एमडी जो थे उनने देखा, जो हेड थे उस हॉस्पिटल के डॉक्टर, उन्होंने देखा और बोला अरे तुम तो एडमिट हो जाओ, लो तुमको तो 1 आध साल लग जाएगा ठीक होने में, और बड़ा डराया वराया। बट उस बच्ची का मेरे ऊपर बड़ा विश्वास था। वो आई, बोले नहीं हम तो अपने सर से इलाज कराएंगे। तो वो मेरे पास आई और बोली सर मुझे भर्ती नहीं होना है, आप तो कैसे भी चाहे मेरे ज्यादा टाइम लग जाए लेकिन बिना भर्ती किए इलाज करा दो, मुझे उससे बड़ा डर लगता है सुई से। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। उसको मैंने हरीतकी चूर्ण रोज रात में खाने के लिए दिया, प्लस महासुदर्शन घनवटी, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था मेरी बड़ी फेवरेट है महासुदर्शन घनवटी। दूसरा, मैं किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पसंद है लिव 52 DS। और थोड़ा जो ज्वर था और साथ में पित्त की वजह से जो उसको उल्टी की इच्छा होती थी, तो मैंने जैसा बताया आपको, वो एक पित्त की पुड़िया दी थी उसको, वो दी। ये बात सोमवार की है, मेरा वीडियो दिख रहा है ना? जी। ये बात सोमवार की है। और मैंने उसको कहा कि घर में रेस्ट करो। ये आवाज मुझे पलट के खुद आ रही है। कुछ साउंड का प्रॉब्लम? नहीं ठीक है। अच्छा ठीक। तो आवाज क्लियर है। मैंने कहा घर में रेस्ट करो। वो फ्राइडे को मेरी क्लिनिक आती है, बैठी है। मैंने उसको डांटा कि तुम आई क्यों, लेकिन जब मैंने देखा तो उसमें एक्सप्रेस बिल्कुल नहीं दिख रहा था। सर ये तो बोली सर मैं क्या करूं? आसपास की 2 डिवाइस कोई ओपन तो नहीं है, फेसबुक लाइव चल रहा हो जिसमें आपका इको जो आवाज का हो रहा है? सुमित आवाज इको हो रही है, आवाज इको हो रही है। अगर कोई दूसरा मोबाइल पास में है तो दूर करो, या तो सुभाष भाई के पास या आपके पास। मेरे पास तो नहीं है सर, मेरे पास तो नहीं। अच्छा, अभी इको बंद हो गया है, एक बार फिर से चेक करिए, है ना? जी मेरे पास नहीं जी। ओके, तो वो शुक्रवार की बात है, वो आई तो मैंने कहा, बोली सर मुझे भूख भी बहुत अच्छी लग रही है और ताकत भी महसूस हो रही है, तो मैं इसलिए आ गई, बोर हो रही थी। तो मैंने कहा ठीक। अगले दिन जब उसका सीरम बिलिरुबिन और एसजीपीटी कराया
तो SGPT उसका लगभग 90-95 के आसपास आ गया था, और सीरम बिलिरुबिन 1 पॉइंट समथिंग, मतलब आप ये समझ लीजिए 5 दिन में वो लड़की नॉर्मल हो गई थी। तो एक्चुअली जैसा नाना जी कहते हैं, जो जॉन्डिस की चिकित्सा है उसमें सबसे अच्छी जो देखने वाली बात यह है कि वो एक प्रवृद्ध पित्त की अवस्था है। और जैसा नाना जी कहते हैं कि जैसे कॉर्नर पे कोई चीज रखी हो, और अपन को जो शोधन है वो किस तरह से करना चाहिए, चाहे वात का हो, चाहे पित्त का हो, चाहे कफ का हो, कि कोई चीज ऐसे कॉर्नर पे खड़ी हो, सिर्फ हमको धक्का देना पड़े। तो ऐसे ही उसके साथ जॉन्डिस में होता है। ये जॉन्डिस प्रवृद्ध पित्त की अवस्था है, और अगर उस समय हम विरेचन दे देते हैं तो मैं कहता हूँ उससे चमत्कारिक रिजल्ट शायद ही किसी और व्याधि में आते हो। तो इस तरह से बड़े आसानी से जॉन्डिस ठीक हो सकता है, बड़ी आसानी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सुझाव दिया है आपने, और ये बहुत काम भी आएगा, क्योंकि आने वाले 2 महीने के बाद में कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि पेशेंट्स भी बढ़ने ही वाले हैं। जी बिल्कुल, मैं तो अपने सारे जनरल प्रैक्टिशनर जो भी मेरे मित्र देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, और मैं उन सभी से कहूंगा, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि देखिए एकदम स्विच नहीं कर पाते आप, बहुत मैं समझ सकता हूँ आपके जो किसी कोई तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप चाहे तो कर सकते हैं। आप अपनी जो भी दवाएं दे रहे हैं उनके साथ अगर इन दवाओं को एड ऑन कर दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो ये बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। जॉन्डिस का अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको आप खाली रात में हरितकी चूर्ण दे दें, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है अभ्यादी मोदक दे दें, तो भी बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। जी सुहास, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैद्य जी एक बात बताएं कि कुछ लोग आते हैं और उनका डायग्नोस होता है IBS, और IBS को लेकर ये लोग जो है वो महीनों सालों तक परेशान होते रहते हैं। तो इसके लिए भी अपन कुछ कर सकते हैं IBS में? बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार। और IBS का 1-2 किस्से मैं आपको छोटे छोटे शेयर करता हूँ, जिसमें एक में आपको पता चलेगा कि पथ्य का कितना इंपॉर्टेंस है, और एक में हमारी औषध का चमत्कार जो है वो तो पता चलेगा। एक लेडी मेरे पास आई थी, वो 3-4 साल से IBS से परेशान थी। IBS मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और इसमें हम कहीं ना कहीं मनोवाही स्रोतस का भी इन्वॉल्वमेंट मानते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि इंटेस्टाइन में मनोवाही स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट कैसे, तो आप देखेंगे IBS का पेशेंट आपकी क्लिनिक में एंटर होता है तो इसके चेहरे में एक तनाव दिखेगा, आपको महसूस हो जाएगा कि ये नॉर्मल नहीं है। और इसका कारण मैं आपको बताऊं कि जो हमारी इंटेस्टाइन और ब्रेन है वो आपस में इंटरकनेक्टेड। डॉक्टर L महादेवन ने सर ने एक किताब लिखी हुई है इसमें कि किस तरह से वस्ती जो होती है, जैसे हम देखते हैं ना कि वस्ती कैसे ब्रेन के डिसऑर्डर को या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ठीक करती है। तो उसमें उन्होंने एक पूरी बुक है कि हाउ वस्ती ट्रीट द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं, हम सभी को ये जानकारी होगी, उसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स से भी ज्यादा होते हैं। तो एक तरीके का दिमाग उसमें होता ही है जो इंटरकनेक्टेड होता है आपस में। तो जैसा मैंने बताया, वो लेडी आई तो बड़ी परेशान थी 3-4 सालों से, और एक वैद्य से ट्रीटमेंट भी ले रही थी वो। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं 8 महीने से ट्रीटमेंट ले रही हूँ वैद्य जी का, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हुआ है। तो किसी ने आपके बारे में बताया तो मैंने उनका ट्रीटमेंट देखा, तो ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छा था, नो डाउट। तो मैंने उसमें कोई बदलाव नहीं किया। फिर मुझे समझ नहीं आया कि इसको आराम क्यों नहीं लग रहा है। तो ऐसे रैंडम मैंने पूछ लिया कि परहेज कर रहे हो कि नहीं, तो उसने बोला पूरा परहेज करते हैं। तो मुझे लगा ये परहेज भी कर रही है, अब क्या किया जाए। फिर मैंने कहा चलो परहेज में बताओ क्या क्या करती हूँ। तो बोले मैं तो फ्रूट्स ही खाती हूँ, सलाद ही खाती हूँ, सुबह अंकुरित खाती हूँ, बिल्कुल तला गला कुछ नहीं लेती। अब ये बड़ी विसंगति है, हमको लगता है कि तला ही गला है जो इतना नुकसान करता है, फ्रूट और सैलेड ये तो बहुत फायदा करने वाली चीज है। तो जैसे कि IBS है, हम उसको एक तरह से अपने अगर आयुर्वेद से कोरिलेट करें तो गृहिणी की तरह उसको हम देख सकते हैं कि गृहिणी जैसा एक रोग है। और गृहिणी मतलब अग्नि की दुष्टि। तो अग्नि भी दूषित है, अल्पाग्नि है, दूषित अग्नि है, और उसमें हम जैसा मैंने पहले भी कहा कि कच्चे पदार्थ जिनका अग्नि संस्कार नहीं हुआ है उनको डालते हैं, जैसे सैलेड है, फ्रूट्स है, तो ये और ज्यादा दूषित करते जाते हैं। इनके पाचन में और ज्यादा समय लगता है, जिसको हम आजकल फाइब्रस फूड कहते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पेशेंट को, दुर्बल अग्नि वाले पेशेंट को फाइब्रस फूड नहीं खाना चाहिए। मैंने सिर्फ उसका फाइब्रस फूड बंद किया, उसको मैंने वही खिचड़ी, दलिया, रोटी और लौकी की सब्जी और ऐसे जो पके, इवन पानी भी उबाल करके अग्नि संस्कारित करके पीना है ताकि वो लघु हो जाए। उबालने का सिर्फ शुद्धि से रिलेशन नहीं है, उबालने का रिलेशन लघुता से भी है। तो जब हम पानी को उबाल देते हैं तो उसमें लघुता आ जाती है।
तो इस तरह से उसको सिर्फ वो चेंज किया है, सिर्फ आहार विहार, और औषध वही उन्हीं वैद्य जी की थी। संभवतः उन्होंने जो परहेज बताया हो ये समझ नहीं पाई या जो भी हुआ हो, और वो पेशेंट ठीक हो गया। बहुत बढ़िया। तो आईबीएस के लिए, लेकिन मैं फिर भी आईबीएस के लिए जो मैं यूज करता हूँ बड़ा इफेक्टिव है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि मैं ये कार्यक्रम मतलब अपने पेशेंट्स की स्टोरी बताने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो लोग देख रहे हैं वो इसमें से कुछ अगर मैं बता सकूं अपने अनुभव के आधार पर, उनकी कुछ मदद हो जाए। तो मैं बता दूं कि मैं चित्रकादिवटी अग्नि वर्धन के लिए, चित्रकादिवटी बड़े मजेदार दवा है। खाने के पहले 2 तो अग्नि का वर्धन करती है, खाने के बाद 2 तो वात का अनुलोमन करती है। तो चित्रकादिवटी 2-2 गोली दिन में 3 बार खाने से आधे घंटे पहले, शंखवटी 2-2 गोली दिन में 3 बार खाने के बाद, और इसके साथ एक जो पुड़िया देता हूँ मैं वो गिलोय सत्व, शंख भस्म। गिलोय सत्व भी मेरी बड़ी फेवरेट है, आप देखेंगे मुझे, क्योंकि कहीं मुझे कोई बेस नहीं मिलता कि किसमें दूं, तो गिलोय सत्व दे देता हूँ, निरापद औषधि है। तो गिलोय सत्व, शंख भस्म, प्रवाल पिष्टी और पंचामृत पर पट्टी, ये मेरा एक कॉम्बिनेशन होता है। साथ में जैसा ही मैंने कहा कि ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ब्राह्मी वट्टी, और कभी कभी जीर्ण अतिसार जैसी अवस्था अगर बन रही है तो नवजीवन रस का भी मैं प्रयोग करता हूँ लेकिन हमेशा इसकी जरूरत नहीं पड़ती इतने में। और हाँ, इसमें एक चीज मैं ऐड करना भूल गया, कुटज घनवटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो कुटज घनवटी उसका मैं प्रयोग करता हूँ। तो इस तरह से आईबीएस बड़ी आसानी से ठीक हो जाता है। जी वैद्य जी, आईबीएस से आगे हम चले और हम पहुंचे अल्सरेटिव कोलाइटिस के ऊपर। सामान्यतः सोनोग्राफीज आती हैं, डॉक्टरों की रिपोर्ट्स आती हैं, उसमें हम देखते हैं कि पेशेंट अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए बहुत परेशान होकर इधर से उधर भागता है और वाकई में उसकी लाइफ बड़ी खराब होती है, वो कुछ ठीक से खा नहीं पाता और उसकी हालत खराब हो जाती है। तो ऐसे में हम उसके लिए क्या करें? अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, जैसा कि नाम में ही अल्सरेटिव, वुंड है, कहीं ना कहीं छत है वहां पर। तो इसमें जो मेरी प्रधानता रहती है वो रहती है पित्त शामक रोपण चिकित्सा करने की, और इसमें मैं एक जो चीज उपयोग करता हूँ वो है यष्टि मधुफांड। यष्टि मधुफांड इसमें बड़ा जबरदस्त काम करता है। यष्टि मधुफांड सुबह शाम उसको चाय की जगह पे लेने दे दें, और उसके साथ में यशद भस्म, यशद भस्म भी रोपण के लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो यष्टि मधुफांड और यशद भस्म उसका मुख्य समझ लीजिए में मुख्य चिकित्सा है। साथ ही साथ में उसमें त्रिफला घृत उसको खाने के साथ देता हूँ मैं, त्रिफला घृत कि जैसे हाँ कि खाने के साथ ही ताकि भोजन की स्निग्धता भी हो, क्योंकि घृत का प्रयोग जितना ज्यादा करेंगे हम तो थोड़ा सा उसको त्रिफला घृत खाने के साथ ही दे देते हैं हम। तो त्रिफला घृत देते हैं, यष्टि मधुफांड देते हैं और यशद भस्म, ये दे देने से उसको लाभ हो जाता है। कभी कभी अल्सरेटिव कोलाइटिस में ब्लीडिंग की भी कंप्लेन आती है कि ब्लीड भी करता है, तो ऐसी स्थिति में हम उसमें गिलोय सत्व, यशद भस्म, कहरवा पिष्टी और स्फटिक भस्म ये अगर मिक्स करके देते हैं तो उसकी ब्लीडिंग में चैलेंज के साथ कहता हूँ कि 48 घंटे के अंदर उसकी ब्लीडिंग बंद हो जाती है। अब रही बात पेन की, जो पेन होता है तो शंखवटी उदरशूल के लिए बड़ा अच्छा काम करती है, तो शंखवटी हम इसमें दे देते हैं और बाकी फिर अवस्था अनुसार। लेकिन जैसा कि मैंने कहा मुख्य जो इसका ट्रीटमेंट है वो यष्टि मधुफांड यशद भस्म है। जी बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी, आपका ये मार्गदर्शन हम सभी वैद्यों के काम में अवश्य आएगा और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि अगर कहीं हमें आवश्यकता पड़ी तो हम आपसे इन व्याधियों पर चर्चा करने के लिए एक्स्ट्रा समय भी आपसे प्राप्त कर सकेंगे। जी जी जी, सदैव आपके लिए उपस्थित हैं, आप तो हमारे मित्र ही हैं, आपके लिए तो 24 घंटे हम उपलब्ध हैं। और बाकी भी अन्य लोग, अगर मैं किसी की कोई मदद कर सकूं अपने गुरुओं के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझूंगा। वे भी अब आपके मित्र हैं? जी, मैंने कहा कि अब तो 400 से 450 वैद्य आपसे जुड़ चुके हैं, वो भी अब आपके मित्र हैं। जी जी जी, सभी पूरा आयुर्वेद परिवार हमारा मित्र है और हम सबकी कोशिश है, हम एक दूसरे जिस तरह से हमें हमारे गुरुओं से प्राप्त हुआ आज भी प्राप्त होता रहता है। आज भी मुझे कोई दिक्कत होती है तो मैं फट से आपको फोन लगा लेता हूँ या अवाड़ सर को फोन लगा लेता हूँ और मुझे मार्गदर्शन मिल जाता है। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि अगर मेरे माध्यम से आयुर्वेद के लिए कुछ हो सके समाज में तो ये इसके लिए मैं अपने आप को कृतार्थ समझूंगा। धन्यवाद जी। अब मेरे ख्याल से धन्यवाद वैद्य सुमित जी, आपने बहुत ही
अच्छा आपकी अनुभवों को बताया, और मैं समझता हूँ कि इस तरह के अनुभव से बहुत सारे नवीन वैद्यों को या कुछ ऐसे लोग जो एलोपैथी करते हैं, या हम ये बोले कि वो आयुर्वेद की ओर आना चाहते हैं पर कहीं ना कहीं आयुर्वेद में देर होने के कारण नहीं आ पाते हैं, या कहीं ना कहीं आयुर्वेद के भय के कारण नहीं आ पाते हैं, तो अगर उन लोगों को हम आयुर्वेद में छोटी छोटी चीजों को बताया जाए या अपनी चिकित्सा को उनसे साझा किया जाए, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग आयुर्वेद की ओर अग्रसर होंगे। जैसे कि सुमित जी ने बताया कि आपने गिलोय सत्व का प्रयोग बताया, आपने ज्वर के लिए बताया, आपने टाइफाइड के लिए बताया, आपने कामला के लिए एक छोटा सा विरेचन बताया। तो ये एक बहुत छोटी छोटी ऐसी चीजें होती है जो बहुत बड़े हमें लाभ देती है, रोगी को लाभ देती है। पर इसका पता हमें तभी होता है जब इन औषधियों को हम व्यवहार में लाते हैं। हम व्यवहार में नहीं लाने के कारण इन औषधियों को नगण्य समझने लग जाते हैं, या इन औषधियों को हम ये समझते हैं कि इससे अगर यश नहीं मिला तो हम कैसे सभी चीजों को चलाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी, आपने आपके अनुभव शेयर करे। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने चिकित्सा अनुभवों को, अपने औषधियों को सभी के साथ साझा करते हैं। आपका बहुत बहुत दिल से आभार, जिसे आपने समय निकाल कर हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की श्रृंखला में मैं अब इसे बढ़ाते हुए, जैसे कि हमने बताया गया था आपको कि आज हमारे साथ दो वैद्य एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अपना इसी तरह से अनुभव देंगे। अगले वैद्य जो हमारे हैं वो बहुत ही सभी के मित्रता में जाने वाले और सभी के साथ प्रेम से रहने वाले, या मित्रवत, या हमारे भाई बंधु की तरह रहने वाले हैं। और उनसे मैं आमंत्रित करता हूं वैद्य सुहास यादव जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है वैद्य सुहास यादव जी। धन्यवाद सर। वैद्य सुहास यादव जी के बारे में मैं थोड़ा सा उनका परिचय दूंगा। परिचय तो बहुत ही बड़ा है उनका, इतना परिचय दूंगा कि एक बड़ा लेक्चर भी हो सकता है, पर समय को देखते हुए उनके लिए जितने जरूरी चीजें हैं, वैसे तो उन्हें काफी लोग जानते हैं। वैद्य सुहास जी ने BMS महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस से किया है। इन्होंने वहीं पर पंचकर्म का भी एक सर्टिफिकेट कोर्स किया है। वैद्य प्रभाकर तानाजी जोशी, नानाजी के नाम से हम जिन्हें बहुत ही प्रेमवत जानते हैं, एवं वैद्य प्रवीण जोशी सर के पास 1.5 वर्ष तक रहकर अपने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया है। वैद्य रामदास अवार्ड सर, वैद्य तपन कुमार सर, वैद्य मित्र के समस्त गुरुओं का सानिध्य आपको प्राप्त हुआ है। आप श्री धन्वंतरी आयुर्वेद और पंचकर्म के डायरेक्टर हैं। विगत 10 वर्षों से सफलता पूर्वक आप रुग्णों की चिकित्सा को लाभ दे रहे हैं। आपने विश्व की पहली स्वर्णप्राशन एंड्रॉइड एप्लीकेशन, जी बिल्कुल, मैं आपको बोल रहा हूँ कि विश्व की पहली एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो कि स्वर्णप्राशन पे है, जिससे कि आप सभी लोग स्वर्णप्राशन जहां जहां कर रहे हैं उनके साथ जुड़ सकते हैं। स्वर्णप्राशन की कहाँ कहाँ क्या एक्टिविटी हो रही है, किस क्षेत्र में, किस जिले में, किस नगर में ये एक्टिविटी हो रही है, आप उनसे पता कर सकते हैं। अगर आपका कोई रोगी या फिर कोई बालक जिसे स्वर्णप्राशन करना है, वो किस जगह है और ये वहाँ पे कौन कौन ये सेवाएं दे रहे हैं, उनका पता आसानी से आपको मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप प्रभा आयुर्वेद महाराष्ट्र एवं प्रभा आयुर्वेद महाराष्ट्र एवं प्रभा आयुर्वेद मध्य प्रदेश के एक्टिव मेंबर हैं। AKF के आप सदस्य हैं। सामूहिक शिरोधारा में आपका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। महर्षि कश्यप पुरस्कार आपको सर्वाधिक स्वर्णप्राशन के लिए प्राप्त हुआ है। आयुर्वेद प्रभाकर पुरस्कार आपको पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह के जी के द्वारा प्राप्त हुआ है। किड्स हेल्थ प्रोग्राम एंड पेरेंट्स काउंसलिंग के सेशन आपके द्वारा स्कूल में आयोजित किए जाते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो आप वैद्य मित्र की तरह बाल मित्र भी हैं। यहाँ पे सभी को ऐसा, हम सब मित्रों को तो ऐसा लगता है कि बालकों के लिए काफी रुचि दिखाने वाले और बहुत ही स्नेह रखने वाले ऐसे वैद्य हैं। तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना बाल रोग के ऊपर अपना व्याख्यान दे और सभी को लाभान्वित करे। वैद्य सुहास यादव जी। क्योंकि नमस्कार पंडित जी। हाँ जी, बोलिए पंडित जी। क्योंकि मैं इस कार्यक्रम में उनका मॉडरेटर हूं, हम लोगों ने एक युगलबंदी की हुई है, तो शायद मुझसे शुरुआत होनी चाहिए इसकी। तो एक बार फिर सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको एक चीज अश्योर करूंगा कि बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है आगे, क्योंकि हमारे साथ जो वैद्य हैं वो
वाक कला में भी निपुण हैं और वैद्य कला में भी निपुण हैं, तो आपको वैद्यक भी सुनने मिलेगा और वो भी बड़े अच्छी भाषा में सुनने मिलेगा। सुहास जी पश्चिम निमाड़ का पहला पंचकर्म केंद्र इन्होंने स्थापित किया था और बहुत सफलता पूर्वक एक ऐसी जगह पर पंचकर्म की स्थापना की जहां शायद लोग पंचकर्म और पंचतंत्र का अंतर भी नहीं जानते थे। तो और सुहास जी जैसा कि कहा कि ये बाल मित्र हैं। हेलो, आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, जैसे कहा कि बाल मित्र हैं, तो इनकी जो सहजता, इनका उत्साह जो है वो सच में बालकों के जैसा ही है। तो सुहास जी, मैं आपसे सीधे आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में एक बार फिर। इस बार आप वक्ता की भूमिका में हैं, तो मैं आपसे ये प्रश्न कहूंगा कि इस कार्यक्रम में आपने इस विषय को क्यों चुना कि बाल रोगों की चिकित्सा, इस विषय को चुनने की क्या वजह थी? देखिए, उसका एक बहुत बड़ा कारण था। वो कारण ये था कि दुनिया सुपर स्पेशलाइजेशन के पीछे जा रही है और कई सारे माता पिता या कई सारे लोग जब मेरे पास ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते थे अन्य व्याधियों के लिए, तो उनके हाथों में कई बार छोटे छोटे से बच्चे होते थे और वो बोलते थे थोड़ा सा जल्दी देख लीजिए क्योंकि हमें बच्चे को दिखाने के लिए जो है वो बाल रोग विशेषज्ञ के पास जाना है। तो आत्मा उस समय थोड़ी दुखती थी और ऐसा लगता था कि हम इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं और ये माता पिता बच्चों को जो है वो इंजेक्शन लगवाने के लिए ये मरीज भी हमारे पास ही रहना चाहिए, ये तो मुझे ऐसा लगा कि जो कंडीशन हमारी बनती थी उन पेशेंट्स के साथ में वही कंडीशन जो दूसरे भी जनरल प्रैक्टिशनर होंगे उनकी भी बनती होगी। तो मुझे ऐसा लगा कि हमें आज बात करना चाहिए सहज और सरल उपचारों के बारे में, बहुत बड़ी बातें न करते हुए बिल्कुल हल्के फुल्के में हम कैसे इनके ट्रीटमेंट कर सकें, ये मैंने विषय आज चुना है। इसीलिए चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो मैं शुरुआत भी वहीं से करेंगे हम इस बातचीत की कि माता पिता, एक मैं भी चूंकि पिता हूं तो उसके आधार पर कह सकता हूं कि हमारी सबसे बड़ी चिंता रहती है कि बच्चे स्वस्थ कैसे बने रहें। तो जब आजकल हम देखते हैं बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, छोटी छोटी चीजों के कारण बीमार हो जाते हैं। तो आप बताएं कि कैसे हम आयुर्वेद के माध्यम से बच्चों को स्वस्थ रख सकते हैं, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम सूत्र को हम कैसे पालन कर सकते हैं बच्चों के साथ? बिल्कुल, देखिए, अगर हमें अपने बच्चे को हमेशा के लिए स्वस्थ रखना है और अगर हमें अपने बच्चे को लाइफ लॉन्ग स्वस्थ रखना है और उसके जीवन में आने से पहले ही उसके ऊपर अगर हम काम कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये बात वैसे ही है जैसे एक किसान अच्छी क्वालिटी का जो है वो बीज लेकर आता है, वो समय देखता है, वो समय पर उस बीज को जो है पृथ्वी में वो रख देता है। रखने के बाद में उसमें तरह तरह की खादें डालता है और उत्तम गुणवत्ता युक्त जल से उसका सिंचन करता है। ईश्वर रूपी प्रकृति उसके ऊपर मेहरबान होती है और मृदा को फाड़ते हुए एक छोटा सा बीज जो है वो बाहर एक अंकुर के रूप में निकलता है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वृक्ष बनता है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे फल लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग टीवी देखने के लिए, टीवी खरीदने के लिए जो है वो सही नक्षत्र का चुनाव करते हैं। फ्रिज खरीदने के लिए, एसी खरीदने के लिए हम नक्षत्रों के पीछे भागते हैं। हम कार लाने के लिए नक्षत्रों के पीछे और अच्छे अच्छे समय को देखते हैं। तो क्यों न संतानोत्पत्ति के लिए भी जो है वो अच्छे समय का चुनाव किया जाए। अच्छा, बात सिर्फ यहाँ पे नहीं है कि अच्छा समय देखें। कहा जाता है कि गर्भ की जो उत्पत्ति है, शुक्र शोणित जीव संयोगे तू खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा, शुक्र मिलता है, शोणित मिलता है और उसमें जब आत्मा का संधान हो जाता है तो गर्भ की संज्ञा होती है। परंतु गर्भोत्पादक जो भाव हैं वह भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एक अच्छे संतान के लिए। तो इसमें आत्मज भाव, सात्मज भाव, मात्रज भाव, पितरज भाव, सतवज भाव, ये सारे भाव उसमें आते हैं। हम आत्मज भाव में तो कोई भी चेंज नहीं कर सकते। एक जन्म में आत्मज भाव में कभी कोई चेंज नहीं होता। जैसे संत तुकाराम की प्राप्ति 7 कुलों से उनके यहाँ पर प्रार्थना चल रही थी, तब एक संत प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति 42 कुलों से, 42 पीढ़ियों से श्री कृष्ण की लिए जो है वो विष्णु से पूजन चल रहा था, तब श्री कृष्ण प्रकट हुए। तो कुल मिला के 7 से 8 पीढ़ियां जब सात्विक वातावरण में आती हैं तो आत्मज भाव में परिवर्तन आना शुरू होते हैं। बाकी जो भाव है, मात्रज भाव है, पितरज भाव है, बच्चे का वर्ण है, बच्चे की याददाश्त है, बच्चे की इम्यूनिटी है, इसे हम बीज पे संस्कार कर सकते हैं। जो माता पिता बनने के अभिलाषी हैं उनका बढ़िया तरीके से शोधन हो जाए, ऋतु अनुसार शोधन हो, शमन चिकित्सा हो, बल्य चिकित्सा हो, उन्हें उनके मेंटल स्टेटस के ऊपर जो है वो बिल्कुल यही लाया जाए कि विश्व को परिवर्तन करने वाला परम सात्विक की शक्ति का आधान तुम्हारे गर्भ के अंदर होगा चिकित्सा के साथ में। इससे क्या है कि सत्वज भाव उनके अंदर बढ़ेंगे। अब क्या हुआ कि सही समय देखकर जो है वो गर्भाधान कर लिया गया, गर्भाधान तो हो गया,
इस गर्भाधान के लिए फिर क्या होता है कि पुरुष का काम यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो बीज की दुष्टि हमने दूर कर सही बीज को जो है वो एक जगह पर रोपित कर दिया, पुरुष का काम हट जाता है। स्त्री के ऊपर हम लोग गर्भ संस्कार को करते हैं। गर्भ संस्कार में भी मासानुमासिक काढ़ों का प्रयोग, उन्हें विशेष तौर पे ध्यान लगवाया जाता है। ध्यान में भी जैसी संतान चाहिए वैसी संतान का ध्यान लगवाया जाता है। अच्छा, आज ये बात यहाँ से मैं इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में जब बहुत सारी माताएं आती हैं या माता पिता आते हैं बच्चे को लेकर, हमारा बच्चा मेंटली डिस्टर्ब है, हमारा बच्चा बहुत चिड़चिड़ करता है, हमारा बच्चा डिप्रेशन में रहता है। जब पूरी काउंसलिंग हो जाती है और आखिरी में जब हम ये बोलते हैं कि एक बात बताइए कि प्रेगनेंसी के दौरान चौथे, पांचवे और छठे महीने में आपको कोई दुख था क्या, कोई कष्ट था क्या, तो वो लोग सन्न रह जाते हैं। वो बोलते हैं कि सर ये बात आपको कैसे पता चली। ये बोला जाता है कि सर ये आपको कैसे पता चला। हमारे इसमें लिखा है कि पंचमः मनः प्रतिबुद्धितरम भवति, पंचवें महीने में जो है वो मन जो है बुद्धि की तरफ जाता है, और षष्ठे बुद्धि, आप जिस प्रकार की खुरापात अपनी गर्भिणी काल में करेंगे उसी प्रकार से संतान आगे आएगी। तो सबसे पहले तो मैं तो बोलूंगा बीज का शोधन हो जाए, उसके बाद में गर्भ के ऊपर बहुत अच्छे से काम हो तो एक अच्छी संतान की प्राप्ति जो है वो हो सकती है। और बाकी को चिकित्सा तो फिर जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो हम लोग करेंगे। वाह, बहुत बढ़िया आपने वर्णन किया। और जिसको कहते हैं मूल की चिकित्सा करना, निदान की चिकित्सा करना, उस पर आपने प्रकाश डाला। और मुझे लगता है कि अगर यही कारण है कि शायद इस तरह से ही हमारे यहाँ संतानोत्पत्ति के लिए कार्य होते रहे हों। गर्भ संस्कार का एक हमारा विशेष संस्कार है, 16 संस्कारों में वर्णित है, और इस तरह की चीजें होती रही हों। इसी वजह से हमारा जो ये भारत देश है महापुरुषों से भरा पड़ा, हमारे इतिहास में जितना समृद्ध इतिहास, जितने महापुरुषों से भरा इतिहास हमारा है, मुझे नहीं लगता कि शायद ही दुनिया में कोई और देश या कोई और संस्कृति होगी जिनके पास इतने महापुरुष होंगे कि हमारी ऋषियों की गिनती ही खत्म नहीं होगी, इतने महापुरुष हैं। तो संभवतः मुझे लगता है कि शायद यही कारण रहा होगा कि पहले लोग इस तरह से प्लानिंग करते थे। हमारे आचार्यों ने इस तरह की रिसर्चेस की कि इस तरह प्लानिंग हो बच्चे की, बच्चा मतलब आने से पहले हम उसका एक तय करें और उसके लिए प्रार्थना करें, एक यज्ञ करें, और संतान उत्पत्ति एक तरह का यज्ञ है, उस तरह से करें, और इसी वजह से ऐसा हुआ होगा। अच्छा वैद्य जी, हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आयुर्वेद में बाल रोगों की चिकित्सा में नहीं आते, बचते हैं बाल रोगों की चिकित्सा करने में। और तो क्या कारण है, बच्चों की चिकित्सा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिनसे हम आसानी से बाल रोगों की चिकित्सा में लोग आए और आसानी से चिकित्सा कर सकें? देखिए सुमित जी, एक बात है इसमें कि वैद्य नहीं डर रहे हैं बाल रोगों की चिकित्सा करने से। बालों की चिकित्सा करना तो बहुत आसान है। जो औषधि 4 गुना 5 गुना किसी बड़े व्यक्ति को दी जाती है, वो 4 गुना कम कर उस बच्चे को देकर बहुत जल्दी से जो है वो हम काम कर लेते हैं। आप सोचिए, जो आरोग्य वर्धनी बटी 1/4 भाग में काम करती है, वो किसी बड़े व्यक्ति को आपको मतलब पूरी 1 गोली 2 गोली देना पड़ती है उसके लिए। तो गड़बड़ ये थी कि एक माहौल ऐसा बनाया गया आयुर्वेद के बारे में कि घुट्टियां काम करती नहीं है, कोई चीज चटाना नहीं चाहिए, देखिए गड़बड़ हो जाएगा, क्या पता बच्चे को क्या हो जाएगा। नहीं, आपको तो मल्टीविटामिन्स लेना ही पड़ेगा, आपको कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेना ही पड़ेंगे। और आखिरी में अंततोगत्वा बात वहां पर आकर खत्म होती है कि बच्चे की प्राप्ति के लिए भी जो है वो बोला जाता है कि नहीं, सीजर करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक भय का माहौल जो है वो सदियों से बना आया था। मुझे लगता है कि 200 300 400 साल जो है वो इंडिया में आयुर्वेद का रास रहा, और अब जाके हम जो है वो वापस से जो है वो आयुर्वेद के लिए काम करना शुरू कर रहे हैं। तो डरने बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बच्चों के ऊपर बहुत आसान तरीके से, बहुत कम औषधि में, बहुत सरल औषधियों में, आप ये समझ लीजिए कि जो दादी नानी के नुस्खे वाली आधी औषधियां तो हमारे किचन में रखी रहती हैं, बस उसको परिवर्तित करके हमें पेशेंट को देना है, तो बहुत अच्छी तरीके से इस पे काम हो सकता है। वाह, बहुत अच्छी बात बताई आपने। अच्छा, एक बड़ी लालसा है मुझे भी जानने की कि हम देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो अपनी तकलीफ तो बता नहीं सकते। इवन मतलब सिर्फ क्षीरब बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बड़े बच्चे भी हैं, वो बहुत 2 या 3 साल के बच्चे, वो बहुत अच्छे से अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो उनकी प्रॉब्लम्स को किस तरह से समझा जाता है और किस तरह से हम उनको डायग्नोस करते हैं कि क्या व्याधि है और किस तरह से फिर चिकित्सा की जाए? देखिए, बहुत आसान काम करके रखा है। एक्चुअली क्या है कि 56 भोग पूरे तैयार हैं, बस हमें जो है अलग अलग प्लेटों में हाथ डालना है और उन 56 भोगों को आरोगना है। और ये 56 भोग जो है वह महर्षि काश्यप तैयार करके चले गए हम सब लोगों के बच्चों के लिए, दुनिया के हर बच्चे के लिए। ये महर्षि काश्यप का वचन है। आप देखिए ना
महर्षि काश्यप ने बच्चे के मन तक के ऊपर प्रभाव डालने वाली बातें कही है, शरीर पे प्रभाव डालने वाली बात की है, आत्मा के ऊपर प्रभाव डालने वाली बात की है। तो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, आप काश्यप संहिता देखेंगे तो काश्यप संहिता में लिखा है कि क्षीराद अवस्था और क्षीरन्नाद अवस्था जो है उसमें बच्चा जो है वो अपनी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, छोटा सा बच्चा रोता रहता है। अब रोने में भी यह है कि अगर बच्चा रोते रोते अपने हाथ को, हाँ एक बात मैं बीच में आपको और टोकूंगा कि आज हमें स्लाइड न लगाने का एक कारण था कि हम अपनी चीजों को और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकें। जी, वो बच्चा क्या है, रोते रोते कई बार अपने हाथ को सर से टच करता है, वो आंखों को खोलता है, आंखों को बंद करता है और बड़े ही म्लान करते हुए आंखों को बंद करता है। उसको निद्रा नाश हो जाता है और अरुचि होती है। जैसे आप उसको कोई सी भी अच्छी चीज भी दिखा दो तो अरुचि रहती है, ऐसे में समझ लीजिए कि सर को टच कर रहा है तो शिरोरोग है। जी, कानों को हाथ लगा रहा है, हिला रहा है, अगर कानों पे हाथ लगा के तो समझ लीजिए कि कंडू की कंडीशन बन रही है। आंखों को हिलाएगा, ग्लानि का लक्षण उसके सामने आएगा, अनिद्रा का तो एक लक्षण रहेगा ही रहेगा। अगर मुख से संबंधित कोई रोग है तो बार बार जीभ को इधर से उधर चलाएगा, अपनी जीभ को बाहर निकालेगा और लाला स्राव होना लग जाएगा। मुंह में छाले हैं तो बच्चा बता तो नहीं पाएगा कि मेरे मुंह में छाला है, परंतु वो क्या है, स्तनपान नहीं पाएगा। और अगर जबरदस्ती करवाया गया तो फिर वो छर्दी भी कर सकता है बच्चा। ज्वर की अगर लक्षण होगा छोटे से बच्चे में तो बार बार बगासी लेगा, निस्तेजता हो जाएगा, वो पड़ा रहेगा, उसके पेट ठंडे हो सकते हैं और पूरा शरीर गर्म हो सकता है। ज्वर का लक्षण है, बहुत इजी है। अब अगर उसके पेट में दर्द हो रहा है तो पहली बात तो यह है कि अगर गैसेस बन गई हैं उसको मलावरोध की वजह से, तो पेट उसका बिल्कुल कड़क हो जाएगा और वो क्या करेगा कि उत्तान हो के, मतलब ताकत लगाकर इस तरह से करेगा कि उसका पेट थोड़ा सा ऊपर की तरफ आए, और फिर हाथ तो कहीं ना कहीं टच करता ही और खूब चिड़चिड़ करके रोता है वो। फिर आप उसको अच्छे से अच्छा कार्टून दिखा दो, वो बच्चा खुश नहीं हो सकता। ये जो है ये उदर शूल का लक्षण वाला बच्चा होगा। ये अतिसार में तो जग जाहिर है कि वेवर्ण्य होगा, म्लान हो जाएगा, दुर्बलता आ जाएगी, निस्तेज हो जाएगा और द्रवमल प्रवृत्ति हो जाएगी, तो अतिसार का लक्षण हो जाएगा। कामला जो है, अगर कामला की तरफ आता है, जॉइंटिस की तरफ आता है, तो आंखें उसकी जो है पीली हो जाएंगी, नख मल मूत्र ये पीत वर्णीय हो जाएगा, निरुत्साहित होगा यह बच्चा, खाने में रुचि नहीं दिखाएगा। छर्दी होगी, अगर छर्दी का लक्षण आएगा तो पहले जम्भाई आना शुरू हो जाएंगी, बार बार डकार आएगी, और डकार आने के बाद में समझ लीजिए अगर बारंबार डकार आ रही है, एक डकार तो वो है कि जब बच्चे को फीडिंग करवाई जाती है तो उसको थपथपाया जाता है ताकि डकार आ जाए, बात निकल जाए, थोड़ा सा बात का निर्हरण हो जाए। आपने देखा होगा कि खाने के बाद में माताएं बच्चे की पीठ को थपथपाती है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं किया तो बहुत तकलीफ भी हो सकती है, और कई तकलीफ बच्चों ने भोगी भी, और कई अपने जानों से भी हाथ धो के बैठे हैं, कई ऐसा भी हुआ है। तो अब जैसे श्वास चल रही है, बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होगी, लंबी लंबी सांस भरने की कोशिश करेगा, इससे समझ में आ जाएगा कि बच्चे को कहीं ना कहीं श्वास कष्टता है, वो घबराता है और आंखें थोड़ी सी फाड़ने लगता है। आप देखिए ना, किसी का गला दबा दो, कोई सांस न ले पाए तो बिल्कुल आंखें कैसी बड़ी बड़ी करता है। जी, बड़े बोल देते हैं, बच्चे नहीं बोल पाते, बाकी उनकी बॉडी बोलती है। इस प्रकार से होता है, ये लक्षण होते हैं। बहुत 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 धन्यवाद सुहास जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया और महर्षि काश्यप की बात को बड़े व्यवहारिक तरीके से हम सबके सामने रखा। सच कहा आपने, महर्षि काश्यप ने किस तरह से सभी हमारे महर्षियों ने जितने विश्व कल्याण के लिए जो कार्य किए हैं और किस तरह से सभी बच्चों के लिए एक बड़ा कार्य किया है और बताया है कि हम कैसे उनकी वेदना को समझें। अच्छा, आपका नाम आए मध्य प्रदेश के अंदर और स्वर्ण प्राशन की बात ना हो, ऐसा शायद संभव नहीं है। आपके स्वर्ण प्राशन की ख्याति बहुत दूर दूर तक है, मतलब जबलपुर तक भी है, यहाँ 800-900 किलोमीटर दूर मेरे पास। और हमको ऐसी पता है कि आपके पास इंदौर और आसपास के क्षेत्रों से भी लोग आते हैं, जबकि आसपास और भी जगह स्वर्ण प्राशन होते हैं। तो स्वर्ण प्राशन को इस लेवल तक आप किस तरह लेके गए, स्वर्ण प्राशन की ख्याति को आप इस लेवल पर किस तरह से लेके गए? और कभी कभी तो मैं आपको बताऊं, शायद आपको भी जानकारी हो, बहुत सारे हमारे वैद्यों को भरोसा ही नहीं होता था कि कोई वैद्य 300, 350, 400 अकेला अपने सेंटर में इतने स्वर्ण प्राशन करता होगा। लेकिन आपके हमने कई बार फेसबुक लाइव देखे और उसमें हमने देखा कि हाँ सच में बहुत भीड़ रहती है, और आप उस दिन बिल्कुल भी, मतलब मुझे लगता है कि शायद भोजन करने की भी फुर्सत नहीं मिलती है आपको। और तो ये कैसे लेके गए आप स्वर्ण प्राशन को इस स्तर तक? मैं बताता हूँ कि ये बात तब है जब मैं अपने पुराने वाले सेंटर पे काम कर रहा था, और धार जिले के एक व्यक्ति आते थे ट्रीटमेंट के लिए, जिनका नाम था मुकेश पाटीदार। वो अपने भाई को मेरे पास लेकर आए थे
उन्हें तकरीबन दिन में 300 से 350 बार डकारें आती थी और सारे डॉक्टरों को दिखा दिखा के खप गए थे। बहुत मोटी मोटी फाइल लेके मेरे पास में आए कि गुजरात तक का इलाज हो गया साहब, कोई ट्रीटमेंट जम नहीं पा रहा है। तो हमने पंचकर्म के माध्यम से 3 दिन के अंदर जो है उनकी डकारें पूरी तरीके से बंद कर दी। तो बड़े खुश हो गए। तो फिर वो मेरे पास में 1-1 घंटा बैठने लगे। मैं भी उस समय फ्री रहता था क्योंकि नया नया प्रैक्टिशनर था। लोग पंचकर्म को जो है वो पूजा पाठ से संबंधित समझते थे, कोई आता नहीं था। नए पंडितों की तरह मेरी हालत थी उस समय। तो मेरे पास में मुकेश भाई आकर बैठने लगे और मुकेश भाई बोले कि साहब बड़ों के लिए इतना अच्छा उपचार है तो क्या बच्चों के लिए नहीं है? कहा बच्चों के लिए भी है। तो बोले बच्चों के लिए क्या होता है? बच्चों के लिए नियमित अगर उन्हें स्वस्थ रखना है तो स्वर्ण प्राशन होता है। अगर तरीके से स्वर्ण प्राशन लागू हो जाए नियमित तरीके से तो उसका लाभ बहुत अच्छा होता है। तो बोले साहब आप अगर स्वर्ण प्राशन करवाओ तो मैं बच्चों को लाने की जिम्मेदारी रखता हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है। अब वो क्या है, वो एक ख्यातनाम व्यक्ति हैं और गौशाला वगैरह ट्रस्ट से भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने उस दिन फोन लगा दिया तकरीबन 100 के आसपास लोगों को, और मेरा स्वर्ण प्राशन पहला जो गया था वो तकरीबन 64 या 65 बच्चों का स्वर्ण प्राशन मेरा हुआ था। अरे वाह, क्या बात है, बहुत तारीफ की। तो पूरा क्रेडिट इस मेरे स्वर्ण प्राशन का बीज जो है मुकेश भाई पाटीदार है, जो निम्बोल धार डिस्ट्रिक्ट में। अब हुआ ये कि बच्चे आने लगे, मैं स्वर्ण प्राशन करने लगा। नाना जी ने एक बात बोली थी कि किसी भी औषधि के साथ में ओम ब्रह्म दक्षाश्वी रुद्रेंद्र भूचंद्रार्क अनिल अनल ऋषियस औषधि ग्रामा वाला मंत्र जो है वो मंत्र लगाना चाहिए, अपने गुरु को स्मरण करना चाहिए, भगवती का स्मरण करना चाहिए। जहाँ स्वर्ण प्राशन की बात आती है, वचा की बात आती है, जिसको रिप्रेजेंट करती है सरस्वती, रसवीर विपाक की बात तो ठीक है, स्वर्ण जिसको रिप्रेजेंट करते हैं सूर्य, और गोघ्रज जो है त्रिदोष शामक भी है और आरोग्यप्रद भी है और देवों को भी प्रिय है। तो हमने क्या किया कि स्वर्ण प्राशन शुरू किया। उस समय स्वर्ण प्राशन पे उतना भरोसा नहीं था पर मैंने शुरू कर दिया। इत्तेफाक ये हुआ कि बच्चे बढ़ने लगे तो मुझे खुद नहीं पता था कि एक ऐसा बच्चा मेरे पास में आता था कि जिसको हमने जब स्वर्ण प्राशन करवाया तो शैया मुद्रता का पेशेंट था। वो बच्चा रोजाना बिस्तर को गीला करता और उसकी मम्मी पापा बहुत परेशान हो जाते। रिश्तेदारों के यहाँ तो जाने में बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी। उसकी शैया मूत्रता कैसे बंद हो गई पता नहीं चला। अब एक दिन एक पिता अपनी बच्ची को लेकर मेरे पास में आए। उसकी उम्र थी तकरीबन 9 साल। बच्ची बड़ी शर्मा रही थी। 9 साल के बच्चे थोड़े समझदार हो जाते हैं। बोले साहब आपके स्वर्ण प्राशन की हमने बहुत तारीफ सुनी है। तो मैंने बोला हाँ, कहाँ से आए हैं? अपनी जगह का नाम बताया। मैं स्वर्ण प्राशन के कार्ड में लिखता हूँ कि समस्या क्या है। पूछा क्या समस्या है? तो बोले ये इसको तो रात में बिस्तर गीला हो जाता है साहब और हम बहुत शर्मिंदगी वाला जीवन जी रहे हैं। आप के स्वर्ण प्राशन से तो शैया मूत्रता खत्म हो जाती है। मैंने कहा ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा। बोले नहीं सर, बच्चे की हुई है इसीलिए हम आपके पास में आए। तो मैंने कहा ठीक है, देखिए उसमें समय लग सकता है आपको, और अगर बंद नहीं हुई तो मैं आपको दूसरी औषधि भी दूंगा। अब क्या हुआ कि लक्षण लिख के मैंने उसको स्वर्ण प्राशन करवा दिया। वो माता पिता अपनी बच्ची को लेकर चले गए। अगली बार जब वो आए तो मैंने देखा कि 1 महीने पहले लक्षण था शैया मूत्रता। मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि अभी कितनी बार पेशाब होती है रात में? तो बोले कि साहब वो तो उस समय आपने जो स्वर्ण प्राशन करवाया था उसके बाद से तो इसको उसी रात से फायदा हो गया था। अरे वाह, आए थे तब मेरा दिमाग एकदम से मतलब मैं बता नहीं सकता आपको, मुझे आश्चर्य हो गया कि ऐसा कैसे हो गया स्वर्ण प्राशन से। फिर क्या बात है। उस पिता की ओर से तकरीबन 20-25 पेशेंट बच्चे, फिर नए बच्चे, फिर बार बार सर्दी जुकाम वाले बच्चे, जो रात भर जागते रहते हैं ऐसे बच्चे, जो बहुत नटखट हैं ऐसे बच्चे, तरह तरह के बच्चे मेरे पास में आते रहे। हाँ, बाद में मेरे पास में एक आरोप भी लगा मेरे ऊपर। वो आरोप मेरे ऊपर ये लगा कि मैं फेसबुक पे कई बार जब स्वर्ण प्राशन को स्वर्ण प्राशन के बारे में डाटा डालता था कि मेरे पास में आज 300 बच्चे हुए हैं, 400 बच्चे हुए हैं, तो एक वैद्य ने उसमें उंगली उठाई कि ये पॉसिबल नहीं है। होते 15-20 हैं पर बताए जाते हैं बच्चे 300, 400, 500, ये पॉसिबल ही नहीं है। और जिस वैद्य को खुद स्वर्ण का स नहीं पता वो वैद्य कैसे स्वर्ण प्राशन करवा सकता है? तो मेरे मुझ तक ये खबर आई और मुझे खबर इस तरह से आई कि सर आपको इसका जवाब बहुत कड़क रूप में देना पड़ेगा, आप तो लड़ाई करो। मैंने कहा लड़ाई करने से काम नहीं चलेगा। हम जब कोई काम करते हैं तो हमारा काम बोलता है, हमें बोलने की आवश्यकता नहीं। तो मैंने रात भर बैठ के सोचा कि मैं ऐसा क्या कर दूं कि जिससे, क्योंकि एक व्यक्ति के मन में अगर शंका आई है तो कईयों के भी मन में आई होगी। तो फेसबुक पे तो आप कुछ भी लिख दीजिए। हमने क्या किया, फेसबुक लाइव कर दिया। फेसबुक लाइव किया तो उससे ये रहा कि जो माता पिता अपने बच्चे को स्वर्ण प्राशन में लाना भूल जाते थे वो मेरे फेसबुक फ्रेंड है, वो फेसबुक लाइव देख के बच्चों को लाने लगे। उनके अड़ोसी पड़ोसी उन्हें देखते स्क्रीन में तो तकरीबन ये कि उन वैद्यराज को मैं तो नमन करूंगा, उनकी वजह से 70 से 80 बच्चे मेरे पास में और नए जुड़े हैं। तो ये मेरा स्वर्ण प्राशन की कहानी। क्या बात है, बहुत बढ़िया।
और आपने किस तरह से समझाया और कैसे ये सोचने वाली बात है कि अगर निंदा को हम सकारात्मक रूप में लें तो कैसे वो हमारे लिए लाभप्रद हो सकती है। और सुमित जी, एक बात और टोकते हुए मैं बोलूंगा कि वेद्य निंदा अपराध है, परंतु अगर निंदा को भी सकारात्मक रूप में ले लिया जाए तो वो चीज बहुत अच्छी है और मन में किसी प्रकार का कोई दुर्भाव लाना भी नहीं चाहिए किसी के लिए। जैसे मुझे पता चला तो मेरे मन में एक श्रद्धा ही जागृत हुई और तभी तो आपने फेसबुक लाइव देखकर मेरे बारे में इतना बोल दिया। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो मैंने भी देखा। और बल्कि स्वर्ण प्राशन के तो वाकई बड़े चमत्कारिक अनुभव हैं। मैं छोटा सा एक बता दूं इसमें, हालांकि मेरा सेशन खत्म हो गया लेकिन मुझे मन होने लगा बोलने का स्वर्ण प्राशन पे। एक मेरे पास बच्चा आता था, करीब 5 साल का था, बहुत तुतला के बोलता था और उसका स्वर्ण प्राशन रेगुलरली चला और लगभग 6 डोजेस के बाद उसके माता पिता आए और उन्होंने बोला कि सर इसके बहुत सारे शब्द साफ हो गए। तो अच्छा, मैंने बहुत ज्यादा मतलब वैसे उसको वो नहीं किया, ध्यान नहीं दिया कि पहले इस बात पे चर्चा नहीं हुई थी किसको कुछ परेशानी ना, उन्होंने मुझे बताया ना मैंने उनसे पूछा फ्रैंकली। और 6 डोजेस के बाद उसकी जो बोली थी, उसकी जो भाषा थी वो सुधर गई थी। तो स्वर्ण प्राशन के वाकई बड़े चमत्कारिक रिजल्ट आते हैं। अच्छा, एक चीज मैं ये पूछूंगा, बड़ा संशय रहता है कि पुष्य नक्षत्र में ही स्वर्ण प्राशन कराना क्यों जरूरी है, या क्या कारण है इसके पीछे कि हम पुष्य नक्षत्र को चुनते? नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुष्य नक्षत्र में स्वर्ण प्राशन होता है। स्वर्ण प्राशन तो सतत करवाना चाहिए, प्रतिदिन सुबह करवाना चाहिए, खाली पेट करवाना चाहिए, खाने के बाद करवाना चाहिए। खाने के बाद औषधि जो है वो सीधे ऊर्ध्वगामी होगी। सुबह भी आप लेंगे तो सूर्य को रिप्रेजेंट करेगी। देखिए, महर्षि काश्यप ने स्वर्ण प्राशन के बारे में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है जी, बहुत स्पष्ट लिखा है, बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ है। काश्यप संहिता में ग्रह नक्षत्र की बात नहीं है। अगर आप ज्योतिष के अनुसार आए तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि पुष्य नक्षत्र जो है वो सूर्य का नक्षत्र है और कई चिकित्सक माता पिता से बोलते हैं कि चूंकि ये सूर्य का नक्षत्र है इसलिए हम जो है स्वर्ण प्राशन करवाते हैं। यह गलतफहमी है। पुष्य नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र नहीं है। पुष्य नक्षत्र होता है जिसके ग्रह स्वामी होते हैं शनि, अच्छा, और गुरु इनके प्रधान देवता होते हैं। स्वर्ण में वास होता है सूर्य का। ज्योतिष के अनुसार जो है वो स्वर्ण रिप्रेजेंट करता है सूर्य को और सूर्य रिप्रेजेंट करता है स्वर्ण को। महर्षि काश्यप ने बोला है कि आप जो है पूर्व दिशा की तरफ मुंह करें। मैं आपको अब स्वर्ण प्राशन की विधि बता रहा हूं जो सबसे इजी विधि है। वैसे सबसे अच्छा स्वर्ण प्राशन मेरे हिसाब से अगर कोई कंपनी बनाती है तो अर्पण आयुर्वेद बनाती है, जिसपे मैं आंख बंद करके विश्वास करता हूं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं भी वही स्वर्ण प्राशन यूज करता हूं अपने, पर मैं फिर भी बता देता हूं कि जो मैं करता हूं। महर्षि काश्यप ने सीधे से लिखा है। अच्छा, लोगों ने ये बोला कि स्वर्ण प्राशन सिर्फ पुष्य नक्षत्र पे ही क्यों, तो एक दूसरी चीज जो है वो एक ये भी निकल कर आती है कि स्वर्ण प्राशन पुष्य नक्षत्र पे ही क्यों। तो मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि स्वर्ण प्राशन स्वर्ण भस्म से ही क्यों। फिर महर्षि काश्यप ने बोला कि एक काले रंग का पत्थर अच्छा साफ लाइए, उसको धो लीजिए। धोने के बाद पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ जाइए। मुंह करने के बाद में थोड़ा सा पानी डाल के फिर उसको साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद में आप घृत और मध इनको असमान मात्रा में लेकर शुद्ध स्वर्ण को उसके ऊपर घिसिए। अच्छा, ये इतनी ताकत से नहीं घिसा जाता कि स्वर्ण का सिक्का पूरा खत्म हो जाए आपका, बहुत हल्का सा घर्षण होता है। परंतु एक बात बता दूं कि इस हल्के से घर्षण से भी अग्नि की जो उत्पत्ति उसमें होती है, शायद वो धात्वाग्नि मानदेय को दूर कर देती होगी, शायद। और वचा डलता है तो वचा जो है वो बुद्धि के ऊपर काम कर जाता है। वचा जो है वो पूरे शरीरों के ऊपर जाकर, पूरे शरीर पर जाकर काम करता है। ये मेरा खुद का अनुभव है स्वर्ण प्राशन का। जी जी तो जी, बहुत इजी कल्पना है। अगर आप अपने यहाँ पर तैयार करते हैं तो ठीक है, नहीं तो अर्पण आयुर्वेद से आपको कांटेक्ट करना चाहिए। अच्छे स्वर्ण प्राशन के लिए प्रारंभिक स्तर पर शुरू कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, स्वर्ण प्राशन औषध बनाने में कोई बहुत कठिनाई होती है क्या? जैसे मैंने सुना है आप अपनी स्वर्ण प्राशन आप स्वयं बनाते हैं, तो उसमें कोई भी कठिनाई नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर काश्यप संहिता का कोई जानकार भी अगर मुझे सुन रहा होगा यहाँ पे, बड़े से बड़ा वैद्य भी, तो अगर स्वर्ण का शोधन हो गया है, स्वर्ण का शोधन हो गया है और अगर स्वर्ण का घर्षण 3 या 4 चीजों के ऊपर किया जा रहा है, शहद, घृत, स्वर्ण और वचा, और मैं साथ में बोलता हूं मंत्र के साथ में अगर किया तो गुरु सत्ता या फिर स्वर्ण की जो अधिष्ठात्र देव हैं सूर्य, वो उस पर काम करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। कई लोग अंधविश्वास पर जो है सो है। जी जी जी। अच्छा जी, बाल रोगों में
पंचकर्म किया जा सकता है क्या? करते हैं आप पंचकर्म? देखिए, बाल रोगों में अगर आप पंचकर्म की बात करें तो पहले तो हम थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि हम बाल रोगों पे बात कर लें, उसकी चिकित्सा के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। पंचकर्म को हम थोड़ा सा आखिरी में ले लेंगे जी। जैसे अगर बाल रोगों में अगर आप बात करें तो मैंने जो देखा है कि मलावरोध एक परेशानी बच्चों को आ जाती है। आजकल बहुत कुरकुरे खाते हैं, चिप्स खाते हैं, मैगी खाते हैं, और फिर माता पिता को भी परेशान करते हैं और माता पिता उनको परेशान करते हैं, और फिर वो आते हैं कि साहब बच्चे का पेट साफ नहीं होता। हाँ जी। तो अगर 3 महीने के बच्चे का पेट साफ नहीं हो रहा है, जैसे अभी लेटेस्ट एक एग्जांपल है, हमारे मित्र हैं धर्मेंद्र गुप्ता, उनके भाई की बेटी 1.5 महीने की, उसको 6 दिन तक पोटी और वो रोने लगी। शुरुआत के 4 दिन तक तो सब मामला ठीक ठाक चलता रहा, फिर डॉक्टर को दिखाया, जैसे थोड़ा सा उसको जो है वो मल निकल कर आया, मल विसर्जन हुआ, फिर 6-7 दिन तक उसको हालत खराब होने लगी, तो मेरे पास में लेकर आए। सबसे आसान चीज है एरंड का तेल। एरंड का तेल इतने छोटे बच्चे में भी आप 3-4 बूंद प्रतिदिन माँ के दूध के साथ में दे सकते हैं जी। उससे पेट साफ हो जाएगा, वातानुलोमन होगा और पेट बहुत हल्का हो जाएगा। इनफैक्ट आप एरंड के ही तेल में जो है वो जो है अच्छे से गर्म कर तेल को तैयार करके क्लॉकवाइज अगर आप उसके नाभि स्थल के आसपास अगर आप मसाज करेंगे तो भी वातानुलोमन होता है और पेट का दर्द भी उसके साथ में दूर होता है जी। थोड़ा बड़ा बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, मैं 1 साल से बड़े बच्चों को बस्ती शुरू कर देता हूँ, तो कुछ नहीं करना है, शुद्ध तिल का तेल उसको गुनगुना कर लीजिए, उसमें 1 चुटकी 2 चुटकी सेंधव डाल लीजिए। बहुत सस्ती चिकित्सा बता रहा हूँ मैं आपको, तकरीबन खर्चा 10 रुपए के आसपास का आएगा, जिसके आपको मिलते हैं 150, कई गुना पैसे आप उससे ले सकते हैं। 20 ml के आसपास आपने तिल का तेल ले लिया, सेंधा नमक डाल दिया, रबर का कैथेटर इंदौर में मिल जाता है 3 रुपए से 5 रुपए में, आपने 50 cc सिरिंज के अंदर उस कैथेटर को लगाया, कैथेटर के आगे वाले हिस्से को सिर्फ थोड़ा सा तेल लगाकर स्निग्धता कर ली, अंदर पुश कर दीजिए, वातानुलोमन भी हो जाएगा, पेट साफ भी हो जाएगा और लंबे समय तक के लिए बच्चे को आराम मिलेगा और बच्चे के चेहरे पे भी कांति आ जाएगी। तो मलाव जी। ऐसे ही कई छोटी, मतलब जब स्वर्ण प्राशन के लिए मम्मियां आती हैं तो 1-2 बार तो ऐसा हुआ कि ऐसी छर्दी हुई बच्चे को कि आप ये समझ लीजिए कि स्वर्ण प्राशन की औषधि जैसे तैसे बची, वरना उस दिन हमारा स्वर्ण प्राशन बंद हो जाता। अच्छा। तो ऐसे, हाँ बिल्कुल ऐसा भी हमने देखा है। ऐसे बच्चों के लिए छर्दी की समस्या है, बहुत कम प्रमाण में शंख भस्म नींबू के रस के साथ में मिलाकर चटाई जा सकती है। शंख भस्म नींबू के साथ में मिलाकर माँ को भी चटाई जा सकती है अगर स्तन्य की वजह से कहीं ना कहीं कुछ समस्या आ रही है तो। दूसरी बात, मयूर पिच्छा मशी, हम तो अपने पास में एक मयूर का पूरा गुच्छा रखते हैं, तो मयूर पिच्छा मशी, ये जो इसका चंद्र भाग है, इस चंद्र भाग को बारीक बारीक काट लेना चाहिए। 3 रुपए में एक मयूर का पंख मिलता है। काटने के बाद में जो बारीक भाग रहता है उसको तवे के ऊपर रखकर एक कटोरी उसके ऊपर उल्टी रख दीजिए, गर्म कर लीजिए, राख हो जाएगा, उसको घिसना है और घिस के शहद के साथ में चटाना है। इससे छर्दी की समस्या दूर हो जाती है और आप ये पुड़िया को बहुत ज्यादा पैसों में भी दे सकते हो, क्योंकि जनरल प्रैक्टिशनर की बात हो रही है, हम बॉटल लगाने की बजाय मयूर पिच्छा मशीन से ही पैसे कमाए ना, उसमें क्या समस्या है? जी हाँ जी जी जी। इसी प्रकार से अच्छा बच्चों में, हाँ हाँ आप बताएं जी। नहीं, मैं एक जानना चाह रहा था कि यूआरआई के जो पेशेंट रहते हैं, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के जी, इसके बच्चों में बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो इसमें किस तरह के परिणाम हैं? देखिए, ज्यादातर अगर जैसे हम श्वास की बात कर लें, अगर हम श्वास की बात कर लें और अगर आप किसी मोहल्ले के एक श्वास रोगी बच्चे को आप सुधार दो तो समझ लो पूरा मोहल्ला बोलता है कि आप किसके पास जा रहे हो साहब। जी जी। वमन का परिणाम इतना लाजवाब होता है अगर मामला कफज हो, दोष उत्क्लेशित अवस्था में आ गया हो, बच्चा खुद उबकाई ले रहा हो, तो अगर ये बच्चा 2 साल का है अगर ये बच्चा 2 साल का है तो 2 साल के बच्चे को भी आप 1.5 ग्राम के आसपास बदनफल, पिप्पली और सेंधव का चाटन करवाकर ऊपर से बोर्नविटा वाला दूध पिलवा दीजिए। ऐसे समय के लिए हम बोर्नविटा अलाउ करते हैं। बच्चा खेलता रहेगा, बोर्नविटा का दूध डॉक्टर के यहाँ मिला तो खुश भी रहेगा, उसको पता भी नहीं होता है कि 15 मिनट बाद क्या होने वाला है। 15 मिनट के बाद में हालांकि वो सेंटर को गंदा करता है, जिस भी कोने में जाके गंदा करता है, पर करता है, उस वमन को हम साफ कर लेते हैं, परंतु उस वमन के साथ में उसकी श्वास व्याधि भी जो है कहीं ना कहीं अंत हो जाता है उसका। उसके बाद में हम क्या करते हैं, हम ऐसे बच्चे को हफ्ते में 1 बार जो है वो एरंड का तेल बहुत कम मात्रा में जो है सुबह सुबह गुनगुने दूध के साथ में मम्मी को बोलते हैं कि देना चाहिए। दूसरी बात, पिप्पली बहुत अच्छा काम करती है। लेंडी पिप्पली को अगर आप प्रतिदिन 1 पिप्पली छोटे बच्चे को उबाल कर आधा दूध आधा पानी कर अगर आप गाय के दूध में अगर उसको छान कर देंगे
तो प्राणवायु स्रोतस पे बहुत अच्छा काम होता है। उसका एक कारण बता देता हूं मैं। वो क्या करेगा कि सीधे यकृत को जाकर उत्तेजित करेगी। यकृत को उत्तेजित करेगी तो रक्त का संबंध यकृत के साथ में आता है। अच्छी क्वालिटी के रक्त से ही जो है वो फुफ्फुस का निर्माण होता है जी। अच्छी क्वालिटी के कफ से ही जो है वो फुफ्फुस, देखा जाए तो फुफ्फुस के निर्माण में कहीं ना कहीं ये कारणीभूत होंगी ये चीजें। इसके प्रभाव से एक रसायन कर्म लागू होता है और उस बच्चे का बाल दिमाग खत्म होता है और बच्चा आगे तक आपको याद रखता है। ऐसे तो कुछ बच्चे हैं जो आसपास के बच्चे जब बीमार हो जाते हैं तो बोलते हैं आप मेरे डॉक्टर के पास चलो, तो तुम्हें बिना इंजेक्शन के ठीक कर देंगे, तो बड़ा आनंद आता है। अतिसार की बात करें, अब समय चूंकि कम है इसलिए मैं ही जल्दी जल्दी बोलूंगा, मैं आपसे ज्यादा प्रश्न नहीं। जी जी जी। छोटे बच्चों को दस्त लग जाते हैं, दस्त लगने के बाद में हम डॉक्टरों के पास लेकर जाते हैं, खूब एंटीबायोटिक टोंची जाती है, खूब इंजेक्शन लगाए जाते हैं, बच्चा निरीह सा हो जाता है। अस्पताल में जो उसको सलाइन लगती है तो इससे ज्यादा दुर्दशा और किसी की नहीं हो सकती अगर बच्चा आपका हो। जी जी बिल्कुल। तो बिल्व फल, बेल का फल जो आता है, बिल्व फल की मज्जा अगर आपके पास में रखी है, देखो इतनी सी अगर 50 ग्राम रखी है ना, तो आप 50 बच्चों की बीमारी को ठीक कर सकते हो उससे। कुछ नहीं करना है, बिल्व फल मज्जा चूर्ण को लेना है, जायफल थोड़ा सा उसमें घिस लेना है और थोड़ी सी सौंठ डाल दीजिए। सौंठ डालने के बाद में उसको मिलाकर चटा दीजिए। आप ये देखेंगे बार बार जब आप चटाएंगे तो उस बच्चे के दस्त होना बंद हो जाएंगे और इसका टेस्ट इतना खराब भी नहीं लगेगा कि वो मुंह से उल्टी करे। अच्छा, एक बात मुझे याद आ रही है, आपने जैसे हमने अभी श्वास के ऊपर जो है वो वमन की बात की, मुझे कुछ ऐसा याद है कि आपके घर में भी एक छोटा बच्चा है जिसको आपने एक बार वमन करवाया है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मेरा बेटा है। तो आप जल्दी सभी को बताइए कि क्या किया था आपने। जी, वो बड़ा अच्छा किस्सा, मेरे ख्याल से बड़ा इंस्पायरिंग हो सकता है। मेरे बेटे का पहला बर्थडे था, 4-5 दिनों से उसकी तबीयत खराब थी। वही बच्चों को जो URI होता है, फीवर, खांसी, सर्दी, कफ था, कंजेशन था चेस्ट में। हम उसको अपनी तरफ से दवाइयां दे रहे थे लेकिन कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं हो रहा था। मुझे समझ नहीं आया क्या करूं। बर्थडे था, शाम को उसकी बर्थडे की पार्टी थी, सबको इनविटेशन गए हुए थे और बच्चा लस्त पड़ा हुआ, हम लोगों की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी। तो उसी समय मेरे गुरुदेव वैद्य पश्चिम बरंट सर का फोन आता है, उसको विश करने के लिए, फर्स्ट बर्थडे था तो उसको विश करने के लिए फोन आया। तो मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है, वो तो मतलब स्थिति नहीं है उसकी, और बड़ा बुरा लग रहा है कि फर्स्ट बर्थडे पे ही उसकी तबीयत खराब। तो उन्होंने कहा कि क्या हो गया, तो मैंने बताया तो वो बोले कि तुम गधे हो, अब गुरु हैं कह सकते हैं। तो उन्होंने बोला तुम गधे हो, अभी तक वमन क्यों नहीं दिया उसको? क्योंकि मैं ये बात बिल्कुल सही कि वो दूध पीता था और वॉमिट कर देता था, बहुत ज्यादा दूध वो नहीं कर पाता। तो सर ने बोला कि उसको वमन कराओ, कफ की उत्क्लेशित अवस्था है, उसका वमन कराओ। तो मुझे लगा ठीक सर। तो मैंने फिर मदन फल पिपली सेंधव करके उसको 2 बोतल दूध पिलाया और उसको तुरंत मदन फल चटा दिया। और जैसा कि सुहास जी ने बताया कि वो घूमेगा बच्चा और फिर इधर उधर कहीं करेगा, तो बस उसने खाया और 10-15 मिनट के बाद जो उसने वमन किया है वो, मतलब मैं उसको फोटोग्राफ या कुछ ले नहीं पाया, अदरवाइज वो इतना प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग थी, वमन था। और उसके बाद आधे वमन हो जाने के बाद उसमें बहुत सारा कफ निकला और आधे घंटे बाद उसका फीवर डाउन हुआ। 1-1.5 घंटे में बच्चा नॉर्मल हो गया और खेलने लग गया और शाम की पार्टी उसने बड़े अच्छे से अटेंड की। बहुत बहुत जबरदस्त वो परिणाम देखा था मैंने। अच्छा, मैं अपनी प्रैक्टिस में एक बात और बताऊंगा, असाध्य व्याधियों को ट्रीट करने की मैंने कभी भी गारंटी नहीं ली। इनफैक्ट सर्दी जुकाम का भी पेशेंट आता है तो दूसरे दिन आता है और वो पूछता है साहब ठीक हो जाएगी क्या, तो मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे पथ्य का पालन करोगे तो हो जाएगी शायद, बाकी करना आपको पड़ेगा। हम इस तरह से काम करते हैं। अब क्या होता है कि लड्डू खा के भी ऊंचाई बढ़ सकती है क्या? लड्डू खा के ऊंचाई, लड्डू खिलाकर ऊंचाई को बढ़ाना, मुझे लगता है इसमें कुछ राज है, तो मैं कुछ कहूंगा नहीं। आप ही बताएं। राज इसमें कुछ भी नहीं है। चंद्रशूर है जी, हाइट बढ़ाने के लिए चंद्रशूर का प्रयोग किया जाता है जी। औषधि को भी अलग अलग रूप में दिया जा सकता है, क्यों ना आटे के साथ में चंद्रशूर को थोड़ा सा सेक लिया जाए, उसको ग्राइंड करके सेकने के बाद में उसमें थोड़ा सा गुड़ वगैरह मिलाकर लड्डू बनाकर बच्चे को रोजाना खिला दिया जाए दूध के साथ में, उसकी हाइट बढ़ेगी और बढ़ के ही रहेगी। ये बल्य चिकित्सा भी उसके लिए होती है। अरे वाह। दूसरी बात यह है कि अगर घर में आपके पास में कुछ नहीं और अगर ये आ रहा है कि बच्चे के ऊपर हमें बुद्धि के ऊपर काम करना है, अगर बच्चा है तो बच्चा भी अकेला काम कर सकती है, बच्चा को भी शहद और घृत में घिस कर जो है वो दिया जा सकता है, वो भी काम करेगी। दूसरी बात यह है कि अगर बुद्धि बढ़ाना चाहते हो तो भाई ब्राह्मी का स्वरस आप यूज कर सकते हैं, शहद और घृत के साथ आप ले सकते हैं। मैंने अपनी लाइफ में सारस्वतारिष्ट गोल्ड
किसी कंपनी का नाम लेने में कोई मुझे गुरेज नहीं है। केरला की कंपनी है नागार्जुन केरला, नागार्जुना जी जी, स्वतारिष्ट गोल्ड। एक दिन क्या हुआ, एक मम्मी अपने बच्चे को स्वर्ण प्राशन के लिए लेकर आई और मम्मी बहुत दुखी और बच्चा बिल्कुल ऐसा जैसे आपने देखा होगा कि टेबल लैंप की लैंप कैसी होती है, इस तरह से उसका मुंह, निस्तेज और बात ही ना करे किसी के साथ। मैंने पूछा बेटी थी, कहा बेटी आपका नाम क्या है? नहीं बोला उसने। माँ रोने लगी, बोले साहब ये कुछ बोलती नहीं है। कहा कि आवाज नहीं आती है? बोले नहीं आवाज तो आती है पर वो बोलती नहीं है, बाहर खेलती नहीं है, किसी चीज की जिद करती ही नहीं है, ऐसी माँ बनने का लाभ क्या? तो बोले साहब चिकित्सा करो। मैंने विचार किया, ये बुद्धि के ऊपर काम करने वाली औषधियां हैं, बचा वगैरह, सारा स्वतारिष्ट गोल्ड, बहुत अच्छा लाभ होता है। मैंने वचा अकरकरा का चूर्ण बनाया और मैंने बोला कि इसको जो है जीभ के ऊपर जो है वो शहद के साथ में आपको लगाना है। चिकित्सा थोड़ी सी बताना भी थी कि हो रही है, तो अरंडी का तेल भी, उसको थोड़ा मलावरोध भी था तो अरंडी का तेल भी हमने बोला कि आपको लेना है। सारा स्वतारिष्ट गोल्ड जो वो आपको लेना है। और रात में जब बच्ची सोएगी, देखिए एक कहावत है, आप सब वैद्य हैं तो मित्र ही हैं, आपसे बोलने में कोई भी वो नहीं है। ऐसा कहते हैं कि जब पत्नी आती है तो घर को तोड़ देती है, बहू आई और घर टूट गया। ऐसा क्यों? एक बात बताता हूं मैं उसमें। जब व्यक्ति सोने वाला होता है, अर्धतंत्रावस्था में होता है, और जब अर्धतंत्रावस्था में होता है और अगर उसे कुछ बोला जाए तो वो चीज जो है वो उसको आत्मसात कर लेता है। छोटे बच्चों के ट्रीटमेंट का सबसे अच्छा तरीका ये है, जैसे शैया मूत्रता हो जाए और सोने वाला हो और आप उसके कान में बोल दो कि आज रात में तुम बहुत अच्छी तरीके से सोओगे, तो उसमें थोड़ा सा हिप्नोटिज्म का प्रभाव आ जाता है। तो उसकी मम्मी ने रोजाना बोलना शुरू कर दिया कि तुम तो बहुत बात करती हो, तुम तो सबसे बहुत अच्छी तरीके से खेलती हो सबके साथ में। 1 महीने के अंदर जब वो बच्ची आई और मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बड़े खुश होकर उसने नाम बताया, अपनी सहेलियों का भी नाम बताया। तो ये भी प्रभाव आयुर्वेद से मैंने देखे हैं। वाह स्वाद जी, बहुत चमत्कारिक प्रभाव आपने बताए। और चमत्कारिक क्या, साइंटिफिक है। अब हम लोगों को लगता है कि ये चमत्कारिक है क्योंकि विशेष प्रभाव आते हैं। तो मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछूंगा कि बाल रोगों की चिकित्सा के लिए आपको क्या लगता है कि कैसे किस तरह की सामान्य औषधियां हमको क्लिनिक में रखनी चाहिए जिससे आसानी से उपचार हो सकता है? देखिए, जो औषधियां बड़ों के ऊपर काम करती हैं वही औषधियां बहुत कम प्रमाण में बच्चों के ऊपर काम करेंगी। जैसे बाल रोग के ऊपर अधिकार है नाक गुटिका का है। अब नाक गुटिका भी अगर आपने ज्यादा मात्रा में दे दी तो धीरे से क्या होगा कि जो तनुस्राव हो रहा है वो सूख जाएगा पूरी तरीके से और बच्चा और तकलीफ में आ जाएगा। औषधि कम मात्रा में देना है, औषधि रोग के अनुसार, अवस्था के अनुसार देना है। पता चला कि उसको करवाना है, वमन की अवस्था है और आप उसको लगा रहे हो बस्ती, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, अगर ऐसा है कि अगर वात का गुण बढ़ा हुआ है, उसको बिल्कुल सूखी खांसी चल रही है, सांस लेने में तकलीफ आ रही है, वात गुण भूयिष्ठ अगर समस्या आ रही है, तो उसमें आप कुछ नहीं, मात्रा बस्ती दे दीजिए छोटी सी। उसमें भी मैंने एक ही बस्ती के अंदर जो है वो छोटे बच्चे में श्वास का जो आवेश है वो आते हुए उसको रोकते हुए देखा है। तो बहुत अच्छी तरीके से काम होता है। आरोग्य वर्धनी वटी का प्रयोग, कुमारी आसव का प्रयोग, द्राक्षासव का प्रयोग, द्राक्षारिष्ट का प्रयोग। अब क्या है कि अभी कोरोना का काल है और मैं एक बात बोल रहा हूँ कि इम्यूनिटी को हमने एक प्रोजेक्ट के तौर पे बनाना चाहिए। इस वक्त पूरी दुनिया, मतलब पूरा भारत की बात करें, पूरा भारत जानता है कि आयुर्वेद मतलब इम्यूनिटी। आज की तारीख में इम्यूनिटी कहाँ से आएगी? तो ये नहीं बोलेंगे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से इम्यूनिटी आएगी साहब, वो बोलेंगे आयुर्वेद से आएगी। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इस वक्त स्वर्ण के योग का प्रयोग करने में कोई बुराई नहीं है, कोई नुकसान नहीं देंगे। जैसे अब हम बात करें स्वर्ण के योगों में, तो मेरे हिसाब से कुमार कल्याण रस जो है निरापद है, दिया जा सकता है। कोई साइड इफेक्ट उसका मैंने देखा नहीं कि एक निश्चित प्रमाण में दिया जाए तो उससे कोई श्वास क्या बोलते हैं, कुमार कल्याण से कोई तकलीफ आए। स्वर्ण मालिनी वसंत बहुत अच्छा काम करती है। कम मात्रा में प्रतिदिन अगर आप बच्चे को दोगे, आप ये देखोगे कि दुर्बल है तो धीरे धीरे सबल होने लग जाएगा। धात्वाग्नि मांद्य उसका दूर होगा। आप ये देखेंगे कि बार बार जो सर्दी खांसी जुकाम बुखार के लक्षण आते हैं वो सारे लक्षण दूर हो जाएंगे। तो हम बड़ों को देते हैं 2 गोली, बच्चों को शुरुआत करते हैं पाव गोली से, आधी गोली से 1 गोली। तो इस प्रकार से बहुत अच्छी तरीके से काम किए जा सकते हैं। अब मैं आप सब लोगों को 2 से 3 बातें और बताऊंगा। 2 से 3 तो नहीं, 1-2 एग्जाम्पल मुझे बात करते करते अभी याद आ रहे हैं। सुमित जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ स्वाद जी, स्वाद जी बहुत बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हम लोगों। मैं एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूँ।
आपने मुझे कहा था कि पंचकर्म क्या काम कर सकता है। हमारी एक जूनियर थी जो नाना जी के यहाँ पे हमको मिली थी, उसने जैन धर्म से जो है वो संन्यास धारण कर लिया था। तो उसको क्या हुआ कि उसके गुरुजी ने छत्तीसगढ़ के जंगलों में एक शिक्षण संस्था दी कि वहां पे आपको सिखाना है, बच्चों को पढ़ाना है, और पढ़ाने के साथ में जो है वो कुछ अगर पेशेंट आते तो उनका इलाज भी करो, क्योंकि पूर्व जन्म में आप आयुर्वेदाचार्य रही हो। तो एक बार उनका फोन आया साध्वी जी का, और उन्होंने कहा कि मैं बहुत धर्म संकट की स्थिति में पड़ गई हूँ, एक छोटी बच्ची मेरे पास में लाई गई है, तकरीबन 7 साल या 8 साल उम्र बताई गई थी। समस्या ये थी कि सारे डॉक्टर फेल हो गए थे, समझ में ही नहीं आ रहा था कि बच्ची की आवाज क्यों बंद हो गई। पहले वो बच्ची बोल पाती थी पर उसकी आवाज जो थी वो बंद हो गई, स्वर नाश हो गया पूरी तरीके से। तो मुझसे बोला कि साहब मैं क्या करूं, मलावरोध वगैरह था। मैंने कहा एरंड का तेल दे दो। बोले जैन धर्म में हम अरंडी का तेल का प्रयोग नहीं कर सकते। मैंने कहा एक काम करो कि जिभा के ऊपर सरस्वती मंत्र से बचा का प्रयोग करो, अकरकरा का प्रयोग करो, और ब्राह्मी अगर मिल सके तो उसका प्रयोग हम शहद के साथ में करेंगे, काढ़े बनाकर देंगे। बोले साहब ये भी नहीं मिलेगा, आप तो कोई आसान सा तरीका बताओ जो हो सके। तो मैंने कहा आसान में मैं आपको क्या बता दूं, जंगल में क्या मिलता है। तो फिर एकदम से मेरे दिमाग में एक चीज आई, मैंने कहा क्या गाय का घी मिल सकता है। तो बोले हाँ सर गाय का घी मिल सकता है। तो मुझे कुछ ऐसा याद था कि ये रेफरेंस तो याद नहीं था कि अष्टांग संग्रह में कहाँ लिखा हुआ एग्जैक्ट लाइन, बाकी मुझे याद आ गया था कि जहां स्वर की चिकित्सा हो वहां पे नस्य का प्रयोग किया जा सकता है। मैंने बोला कि गोघृत का नस्य कीजिए 4-4 ड्रॉप से। तो बोले सर कितने दिन। मैंने कहा जब तक आवाज ना आए तब तक करते रहो। 5 दिन बाद बड़े ही उत्साह में उनका फोन आया मेरे पास में कि सर चमत्कार हो गया है, लोग मेरे पैर छू रहे हैं आके। क्या हुआ। बोले उस बच्ची की गई हुई आवाज जो है वापस आ गई। तो हाँ, मैंने पहली बार मतलब उस कैसा भी चमत्कार हो सकता है साहब, पर महर्षि काश्यप ने अष्टांग हृदय में पहले ही लिखा हुआ है सब। हाँ जी। अब बोले मुझे क्या करना है। मैंने कहा आप सतत नस्य करते रहना, करो। बोल दिया कि आप करते रहिए, 3-3 ड्रॉप डालते रहिए गाय के। उन्होंने जी लगा कि बच्ची की आवाज तो आ गई है, बंद कर दिया। उस बच्ची की आवाज फिर चली गई। फिर फोन आया कि सर इसके। तो आज जी आप म्यूट हो गए। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी आपकी आवाज आ रही। फिर हमने वापस से उसके ऊपर नस्य कर्म करवाया, तकरीबन 10 से 15 दिन तक चला, और आज तक वो बच्ची बोल रही है। ये नस्य का प्रभाव है। वमन करवाया जा सकता है, विरेचन किंचित मात्रा में बच्चों को दिया जा सकता है, बीज के ऊपर काम कर अच्छे प्रोडक्ट को तैयार करवाया जा सकता है, और गर्भ संस्कार केंद्र क्यों ना हर जिले में हो, क्यों ना हर तहसील में हो, इतने सारे आप वैद्य की चिकित्सा, आप अच्छे वैद्य बनकर बच्चों की चिकित्सा करें। और कहीं पे भी अगर गाड़ी, मुझे ज्यादा तो नहीं आता, मैं नीरज सर जैसे गुरु से ही पूछकर आपको बताऊंगा कि इस रोग के लिए आपको क्या चिकित्सा करना है। अग्रवाल सर बहुत करना है इस वक्त, बाकी तो सब गुरु लोग हैं ही। आप लोगों ने मुझे बहुत सुना, बहुत देर तक सुना। किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो और अगर वैद्यकीय ज्ञान में कोई कमी हो तो मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप संदीप जी की तरफ में अपने संदीप जी कहेंगे आगे की बात। देखा आप सभी ने आयुर्वेद चिकित्सा में स्पेशलाइजेशन का कितना स्कोप है। हम गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट बन सकते हैं, पीडियाट्रिशियन बन सकते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट बन सकते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट बन सकते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट बन सकते हैं, रूमेटो आर्थराइटिस बन सकते हैं। तो हमारे पास इतने सारे स्कोप हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो नहीं है हमारे पास वो ख्वाब है, जो नहीं है हमारे पास वो ख्वाब है, पर जो है हमारे पास वो लाजवाब है। तो लाजवाब चीज तो हमारे पास है जैसे कि आयुर्वेद। तो आप सभी को बहुत ऐसे विशेषज्ञ आपसे मिलते रहेंगे जो वैद्य मित्रम पे आपको इस तरीके से लाभान्वित करेंगे अपने अनुभवों से। तो आप सभी से अनुरोध है कि वैद्य मित्रम से आप जुड़े रहें और इसका लाभ उठाते रहे। दोनों वेद्यों को मेरी तरफ से और पूरे वैद्य मित्रम के परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज इस समय हमारे साथ उपस्थित रहे। इसी बात को कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी लोग सदैव स्वस्थ रहे, यह शुभकामना है। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।